Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine. Welcome to our today's session. आप सबका जो है इस सेशन के अंदर खुशामदीद। हमारा ये जो सेशन है इसका बेसिक पर्पस ये है कि रिसेंटली कुछ जॉब्स आई हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के अंदर वेटरनरी ऑफिसर की, तो उसके बारे में डिस्कशन करें। इसके अंदर हम इसका सिलेबस, आपको किन बुक से पढ़ना चाहिए, किन सोर्सेज को कंसल्ट करना चाहिए, स्टडी स्ट्रेटेजी कैसे क्या होनी चाहिए आपकी, पेपर को अटेम्प्ट करने की टेक्निक आपकी क्या होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो पेपर के अंदर गेन कर सकें। अच्छा, ये ना सिर्फ आपके लिए वेटरनरी ऑफिसर का पंजाब फूड अथॉरिटी के लिए होगा, बल्कि ओवरऑल आपका जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सीट्स आ जाती हैं आपकी, कोई पीपीएससी में या प्रोविंस वाइज भी जो वेटरनरी ऑफिसर की सीटें आती हैं, सबके लिए सेम होता है क्योंकि सिलेबस सेम होता है। आगे जाके मैं आपको प्रॉपर पोस्टमार्टम करके दिखाता हूँ, सिलेबस का सेम होता है सबका। वो ये कहता है कि आपके सब्जेक्ट में से पेपर आना है, ठीक है। जब बात आ जाती है सब्जेक्ट की, तो फिर हमें किन एरियाज को फोकस करना है, किन सब्जेक्ट्स को फोकस करना है, तो और कौन से सोर्सेज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, उसकी हम फिर बात करेंगे। इससे पहले मैं ब्रीफ अपना इंट्रोडक्शन आपको करवा दूं। माई सेल्फ डॉक्टर हसान जुनेद। मैं वेटरनरी ऑफिसर के तौर पे 17 ग्रेड में 2016 से काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैं प्राइवेट जो है पोल्ट्री इंडस्ट्री में एज ए एरिया मैनेजर के तौर पे काम कर रहा था। BZU से मेरा जो है वो DVM है और 3.84 CGPA है मेरी आउट ऑफ 4। PMS 2019 मेरा क्वालिफाइड है। उसमें मैंने वेटरनरी साइंसेज को एज ए सब्जेक्ट ऑप्ट किया था और उसमें मेरे 143 मार्क्स हैं आउट ऑफ 200। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वेटरनरी से रिलेटेड मेरे एग्जाम्स 2021 में पोल्ट्री कैडर की सीट आई थी 18 ग्रेड की, वो भी मेरा क्लियर है। देन 2022 में SVO की सीट आई हेल्थ कैडर की, PPSC के थ्रू डायरेक्ट सर्विस कमीशन, वो भी मेरा क्लियर हुआ। अब रिसेंटली 2025 में रिसर्च ऑफिसर की LPRA बहादुर नगर उकाड़ा फार्म के ऊपर जॉब्स आई हैं। 5 सीटें 25 लोगों का क्लियर होना था, अल्लाह का करम है, वो भी मेरा क्लियर है। और रैंडम ही देने गया था, मेरा एज सच वहां पे जाने का इरादा नहीं था, तो मैं वहां मौजूद था जहां पे टेस्ट था, तो मैं दे आया। एक ट्रेनिंग पे था मैं। ये वेटरनरी के हवाले से कुछ मेरा जो है ना अपना प्रोफाइल है। और अगर मैं आपको स्टूडेंट्स के हवाले से बताऊं, तो 2019 से मैं बैचेस को रन कर रहा हूं। जब कोविड आया था और मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑनलाइन के ऊपर शिफ्ट हो गया, तो उसके बाद से लेके अब तक मेरा ख्याल है कि 200 से ज्यादा स्टूडेंट हैं जो एज ए वेटरनरी ऑफिसर काम कर रहे हैं, ना सिर्फ पंजाब में, KP के, सिंध, GB, आजाद कश्मीर, सिर्फ बलूचिस्तान बलूचिस्तान में क्योंकि सीटें नहीं आई, अभी आने वाली हैं और वो भी मेरे पास कुछ स्टूडेंट एनरोल हैं, तो इनशाला उसमें भी एलोकेशन होगी स्टूडेंट्स की। जनरल नॉलेज के भी मेरे काफी सारे एग्जाम क्लियर हैं, बट ये आपसे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आप लोगों का तो जो है वो वेटरनरी से रिलेटेड चीज है। चलें, ये तो होगी मेरी अपनी सेल्फ प्रेज, अपनी तारीफें कर कुर ली मैंने, ठीक है। अब आते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर उस बात की तरफ जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जॉब्स आई हैं जी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, फूड अथॉरिटी के अंदर, पंजाब फूड अथॉरिटी में। और ये अपनी नौयत की फर्स्ट टाइम जॉब्स हैं। इससे पहले फूड अथॉरिटी जो है वेटरनरी ऑफिसर की सीट्स जो है वो अनाउंस नहीं करता था, बल्कि डिपार्टमेंट इंटर इंटर कोऑर्डिनेशन के जरिए, जैसे हमारा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, हर प्रोविंस का होता है, पंजाब का भी है, तो वो वेटनेरियन यहाँ से मांग लेते थे मिल्क की या मीट की कोई चेकिंग है या मुर्दा है कोई जानवर वो फरोख्त हो रहा है उसके अगेंस्ट। बट आई थिंक अब इन्होंने अपना सोचा है कि अपने ही वेटरनरी ऑफिसर होने चाहिए, उनके ऊपर वेटनरी स्पेशलिस्ट होना चाहिए, ताकि हमें जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट से बोरोइंग ना करनी पड़े और चीजें स्मूथ हो जाएं। अच्छा,
अब हम पहले एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा सा देखते हैं और उसके बाद हम बाकी बुक्स की तरफ, स्टडी स्ट्रेटेजी और बाकी मामलात की तरफ भी आएंगे। यहाँ कुछ रूल्स डिसाइड कर लेते हैं थोड़े से लेक्चर के। इस तरह है कि क्वेश्चन जो आपके आंसर्स होंगे ना, वो मैं सारी एड्रेस करूंगा। जब तक आपके क्वेश्चंस एंड नहीं होंगे मैं ये सेशन एंड नहीं करूंगा। लेकिन क्वेश्चंस को हम एंड के ऊपर रखेंगे, आखिरी, क्योंकि हो सकता है कि वो स्लाइड्स आगे आने वाली हों जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं, या हम जो चीज के ऊपर फोकस करना चाह रही हैं, हो सकता है आपके क्वेश्चन मतलब रिलेटेड टू चले जाएं। ये कॉन्ट्रैक्ट इसका रीन्यूअल होगा या नहीं होगा, पीवीएमसी की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी या नहीं होगी, इसमें 16 स्केल क्यों है, वीओ 17 होता है, सो ऑन। ये क्वेश्चंस इनबॉक्सेस भी मुझे आते रहते हैं, तो ये सारे भी इस तरह के भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो इसको हम एंड के ऊपर एड्रेस कर दूंगा। हाँ, उस स्पेसिफिक पॉइंट का जो स्लाइड आपके सामने चल रही है, अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता या उससे रिलेटेड कोई आपकी बात हुई तो उसको फौरन एड्रेस कर दिया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम फॉलो करके चल लेंगे ताकि आपके लिए भी आसानी रहे और मेरे लिए भी आसानी रहे। तो जी, पंजाब फूड अथॉरिटी के अंदर जो है वो वेटरनरी ऑफिसर की जॉब्स पंजाब के अंदर जो है वो अनाउंस हो गई हैं। और इसमें दो तरह की जॉब्स हैं। एक जॉब्स है वेटरनरी ऑफिसर, नाम है BS16 है, 64 सीट्स हैं और कंट्रैक्ट बेस पे है, 3 ईयर का। रीन्यू हो सकता है, अभी गवर्नमेंट को खुद भी नहीं पता होगा कि होना है या नहीं होना, ये बात की बात है। फिलहाल अच्छी जॉब है, अच्छे पैकेज के साथ है। इसमें अप्लाई करने में DVM, BS ऑनर्स, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंसेस, पोल्ट्री साइंसेस और जो है ये 4-5 डिसिप्लिन है जो इसके अंदर इन्होंने, वैसे जब वेटरनरी ऑफिसर की सीट आती है ना उसमें सिर्फ DVM एलिजिबल होता है, लेकिन इस बार क्या किया गया है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री एक बड़े डिपार्टमेंट का नाम है, उसके अंदर डेयरी टेक्नोलॉजी और मीट टेक्नोलॉजी ये भी आ जाते हैं, जो मुझे मालूम पड़ा है। बाकी इसको मजीद कंफर्म कर लें कि आपकी अगर डिग्री कोई इक्वा वेलनेस मिलती है एनिमल हस्बेंड्री की, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री एज सच अब कोई डिग्री नहीं है, ये एक डिपार्टमेंट का नाम है और इसके अंडर 2-3 डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो वो इसके हेड में आते हैं, लेकिन आपको एक्वा वेलेंस सर्टिफिकेट लेना होता है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं HEC से। PPSC HEC का सर्टिफिकेट मांगता है अगर मेंशन डिग्रीज में से आपकी डिग्री कोई और है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन नहीं है डेयरी टेक्नोलॉजी का या मीट साइंसेस का, तो आप फिर एक्वा बैलेंस लेते हैं HEC से कि मेरी डिग्री एनिमल हस्बेंड्री के या वेटरनरी साइंसेस के या फला जो ऊपर सब्जेक्ट मेंशन है उसके इक्वल है। क्योंकि वो कहता है यहाँ पे, देखिएगा मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है और थोड़ी सी कंसर्निंग है जो लोग DVM नहीं है, दूसरे शोबों से तल्लक रखते हैं। ये देखिएगा, DVM ओके हो गया, BS ऑनर्स डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, वेटरनरी साइंसेज या पोल्ट्री साइंसेज। अब पोल्ट्री साइंसेज तो अलग से एक है, वो तो डेफिनेटली इसके ऊपर एलिजिबल है। वेटरनरी साइंसेज और एनिमल साइंसेज में BS ऑनर डिग्री। अब ये जो BS ऑनर डिग्री है, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंसेज, ये तो डिपार्टमेंट्स के नाम है, इनके अंडर डिफरेंट डिग्रीज हो रही हैं। लेकिन आपको HEC से एक्वा बैलेंस लेनी होगी कि यू आर इक्वल टू BS ऑनर्स इन एनिमल हस्बेंड्री और यू आर इक्वल टू BS ऑनर्स इन वेटरनरी साइंसेज। HEC इज वेरी, PPSC इज वेरी रिजिड इन दिस रिगार्ड। आपकी एडवर्टाइजमेंट पे जो वर्ड्स मेंशन है वो पत्थर पे लकीर है। एज इसमें इन्होंने 23 दे दी है, अगर को 22 साल 11 महीने 29 दिन का भी है ना, ही इज नॉट एलिजिबल। किसी भी चीज पे, किसी भी डॉक्यूमेंट पे नहीं कंप्रोमाइज करते। मैंने क्योंकि इंटरव्यूज दिए हैं और मैं जनरल नॉलेज के देता रहा हूं, मेरा इंटरेक्शन रहा है, वो स्ट्रेट फॉरवर्डली आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी डिग्रीज, आपका काम है पूरा करना, उनको इससे कोई कंसर्न नहीं है। वो रिजेक्शन सीधी मेल कर देते हैं कि जी आप एलिजिबल ही नहीं थे, आपने अप्लाई कर दिया, आपका डेटा दिया हुआ ठीक ही नहीं था। चले, ये तो एक हो गया, इसको मजीद आप वो देख लीजिएगा। और अगर DVM डॉक्टर हैं आप, तो आपके पास PVMC का रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड। अगर एक्सपायर हो गया है तो उसको रिन्यू करवा लें।
ठीक है, उसका प्रोसीजर मैंने ग्रुप के अंदर, जो मेरे ग्रुप है, वॉइस मैसेज, फॉर्म, सारा कुछ भेजा हुआ है। ठीक है, और अगर अभी तक बनवाया नहीं तो वो भी बनवा लें। साथ में एक प्रोविजनल पीवीएमसी बना के देता है। पीवीएमसी एक प्रोविजनल बना के देता है, जैसे हम डिग्री का प्रोविजनल लेते हैं ना, ऐसे पीवीएमसी क्लोजिंग डेट से पहले अप्लाई करें और प्रोविजनल की भी दरखास्त दे दें। 1,000 उसकी फीस है। अब दोनों केस में, चाहे आप रीन्यू करवा रहे हैं चाहे आप न्यू बनवा रहे हैं, क्लोजिंग डेट से पहले अगर आपने पीवीएमसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया तो ठीक। उसके बाद फिर आपका वो कबूल नहीं किया जाता, चाहे आपका टेस्ट क्लियर भी हो। ये हो गया जी। एज लिमिट आपको पता है, 23 से लेके 35 साल है। 35 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन होती है, आप कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए 38 तक है। ये हो गया। सेकंड हम देख लेते हैं जी, उसको करेक्ट करवाएं। पीवीएमसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपके अगर स्पेलिंग मिस्टेक है ना, तो आप उसको करेक्ट करवाएंगे। पीवीएमसी कॉल करें मंडे को, उनसे पूछें करेक्शन का मेथड क्या है, अपनी डिग्रीज में बताएं ये नाम है कि आपकी तरफ से ये गलती हुई थी। लेकिन फिर भी अगर कोई वो बताएं कि चालान पे करके उसको ठीक करवाना है तो उसको ठीक करवाएं। आप स्पेलिंग डेफिनेटली आपको पता है, मिस्टेक है तो उसको ठीक करना होगा। अच्छा, दूसरी सीट है 17 ग्रेड की। ये 6 सीटें हैं, 4 ओपन मेरिट हैं, 2 वुमन कोटा की हैं यहाँ पे। जो है, और डिग्रीज वही सारी, जो एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड होना जरूरी है। अब इस चीज को समझिएगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्राइवेट अदारों का कबूल होगा अगर वो अदारा एससीसीपी या किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी से, नहीं, बीएस जोलॉजी एलिजिबल नहीं है। बीएस जोलॉजी मेरे ओपिनियन में, मजीद आप पीपीएससी को कॉल कर लें। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि जोलॉजी के इक्वल नहीं आए। डीवीएम कभी जोलॉजी के जनरल बैचलर्स के इक्वल होते हैं जब आप जनरल नॉलेज पेपर देते हैं। तो इट मीन एचईसी आपको देगा ही नहीं सर्टिफिकेट एक्वावेलेंस का, डीवीएम के बराबर, या एनिमल हस्बेंड्री या वेटनी साइंसेज के। अगर एचईसी से बात करें, जी सॉरी, जरा कनेक्शन एरर हो गया था जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। वहीं से स्टार्ट करते हैं। काइंडली बताइएगा, मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर है अभी? दरमियान में तो डिस्टर्ब हुई है अभी। ये पाकिस्तान है, ऐसा सब कुछ हो यहाँ चल नहीं है। हमारी केबल जो है ना, उसको शार्क मछली काट जाती है हमेशा। पाकिस्तानी केबल को ही काटती है जाके। अच्छा, बात हो रही थी हमारी जोलॉजी से रिलेटेड। तो मैं आपको अपना बताता हूँ एक्सपीरियंस कि अच्छा, पीपीएससी को कॉल करें ना हेल्पलाइन पे, वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं। हम बात गवर्नमेंट अदारों को कॉल नहीं करते कि ना उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता, लेकिन एचईसी पीपीसी ये दोनों ही आपको अच्छा गाइड करेंगे। आप पीपीएससी को कॉल करेंगे ना इस चीज को लेके, तो वो कहेंगे एचईसी से पूछें। क्योंकि अगर एचईसी आपको एक्वा बैलेंस दे देता है ऊपर दी गई किसी डिग्री के बराबर, तो यू आर एलिजिबल। बट मेरे जो मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है कि बीएस जोलॉजी इनमें से किसी डिग्री के इक्वल नहीं है। अच्छा, यहाँ अब जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि 17 ग्रेड के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और वो 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, और जिस कंपनी का आप बनवाएं वो एससीसीपी रजिस्टर्ड हो, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। अब ये हजारों अदारे हैं, नेस्ले, एंग्रो, बहुत सारे डेयरी फार्म, बहुत सारी जो हैं फीड इंडस्ट्रीज, बहुत सारी जो हैं। सॉरी वंस अगेन फॉर डिसरप्शन। ये ना थोड़ा सा, हालांकि फाइबर नेट भी है, दूसरा नेट भी है, लेकिन ये चीजें ना, हाँ, नेट इंटरप्शन हो रही है, सेकंड टाइम हुई है, इसको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा।
क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं। तो दोबारा से वहीं से बात स्टार्ट करता हूँ जहाँ से डिस्कनेक्ट हुई थी। अभी बताइएगा, आपको स्लाइड विजिबल है और वॉइस अभी क्लियर है? अभी के लिए दरमियान में डिसरप्शन हुई है? अभी के लिए क्लियर है, चलें। जी, बात मैं कर रहा था कि आपके जो है ना एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस आपने बनवाना है। एक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जाएं, आप अदारे का नाम लिखें। फॉर एग्जांपल आपने जदीद ग्रुप से किया, आप जदीद सिर्फ लव लिख के नीचे आ जाएगा उसका नाम। आपने जो है वो मुख्तार फीड से किया है, मुख्तार नाम लिखे आ जाएगा। शरीफ डेयरी से किया है, शरीफ लिखे आ जाएगा। किसी प्राइवेट कंपनी में काम किया, उसका लिखे आ जाएगा। आपने 3 साल का बनवाना है, और अगर तो वाकई सच में एक्सपीरियंस है, कहीं आपका काम और वर्क रजिस्टर्ड है, डेट इज वेल एंड गुड। नो, जो है क्लिनिक्स का नहीं होता जो है ना वर्क रजिस्टर्ड, क्योंकि वो एससीसीपी से रजिस्टर्ड नहीं होते। मैंने कहा एक्सपीरियंस ऐसा अदारा जो एससीसीपी या किसी रेगुलेटरी बॉडी से ऑथोराइज होगा, वो फिर बड़े ही अदारे होते हैं। अगर आपने सच में काम किया हुआ है कहीं पे, तो वहां से बनवा लें। अदरवाइज, और आपकी डिग्री और क्लोजिंग डेट के दरमियान 3 साल का गैप भी होना चाहिए। वन थिंग इज डैट, ये ना हो कि आपका 3 साल का गैप ही नहीं, आपने अप्लाई कर दिया तो 3 साल का जब गैप ही नहीं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है? इसमें फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट करते हैं कि अगर अप्रोच बन जाए तो वो किसी अदारे से बनवा लेते हैं, लेकिन उसके लिए वो फिर आपकी अपनी कोशिश है, अपना कोई रेफरेंस है। पाकिस्तान में हो जाती हैं चीजें किसी भी अदारे का, और कोशिश करें बनवाएं तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर लिखवा लें अपना उहदा, या लिखवा लें वेटनी ऑफिसर लिखवा लें, या जो है फूड प्रोसेसिंग ऐसी चीज लिखवा लें जो कि डिग्री के 3 साल बाद, हाँ जी, डिग्री डेट एंड होने के 3 साल बाद का एक्सपीरियंस ही होगा ना, उससे पहले का एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है? डेफिनेट बात है। तो वो आप के अपनी स्वाबदीद पे है किस तरह से आप इसको मैनेज करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, चलें, ये तो थोड़ा सा हम मैंने एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। पीवीएमसी के सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन होते हैं, एक्सपीरियंस रिलेटेड, तो ब्रीफली एक्सप्लेन इसको मैंने कर दिया। अब बात आ जाते हैं हम इस चीज के ऊपर कि एम आपका ये जब आप लोग इस पे अप्लाई कर देंगे तो एक टेस्ट होगा एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। मतलब अगर 4 गलत करते हैं आप आंसर, तो नंबर आपके कटेंगे 5, जैसे एंट्री टेस्ट में होता है। और ये नेगेटिव मार्किंग इंसान को लेके डूब जाती है। पूरा पेपर मैं कभी नहीं रिकमेंड करता, आज तक मैंने भी क्लियर जो किए हैं, मैं कभी पूरा पेपर नहीं करके आता। कुछ क्वेश्चन होते ही स्किप करने के लिए हैं, वो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्नोलॉजी जब टेक्निक है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। और मेरा सेशन भी मैं रन कर रहा हूँ 2 मंथ का। आप में से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, कोई और भी ज्वाइन करना चाहे तो मैं व्हाट्सएप मुझे कर लें, अपना नंबर मैं आखिर में आपको शो कर दूंगा उस पे। तो कल से स्टार्ट है, तो उसके अंदर भी चीजें फिर डिस्कस होती रहती हैं हमारी चीजें, इन चीजों को लेके कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। तो देखिए, ऑफिशियल जो सिलेबस वो कहता है वो क्या है। सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन कहता है कि वन पेपर ऑफ एमसीक्यू टाइप रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स, 100 नंबर का, मतलब 100 एमसीक्यूज आएंगे। 90 मिनट ड्यूरेशन होगा, 90 मिनट बहुत होते हैं, टाइम की शॉर्टेज नहीं होती आपको। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि इसका बेसिकली सिलेबस है क्या। एग्जामिनर ने यहाँ हमें क्या वर्डिंग दे दी, उसने एक जर्नलाइज सी जो है वर्डिंग दे दी है, और कह दिया है कि क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन 100%, कोई जनरल नॉलेज नहीं और कोई चीज नहीं। 100 के 100 जो क्वेश्चन होंगे वो क्वालिफिकेशन से आपकी रिलेटेड होंगे। अब क्वालिफिकेशन क्या डिमांड की है? अब मेरे साथ आप में से काफी लोग पहले भी वेटरनरी ऑफिसर का कोर्स करते रहे हैं, तो आपको पता है वहां क्वालिफिकेशन सिर्फ होती है डीवीएम।
तो जहाँ डीवीएम आता है तो हम वहाँ हमारे कुछ मेजर सब्जेक्ट होते हैं और कुछ माइनर होते हैं। कुछ सब्जेक्ट मेजर होते हैं जिनमें से पेपर ज्यादा आता है, जस्ट लाइक मेडिसन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, इनमें से पेपर हर दफा ज्यादा ही पूछा जाता है। क्योंकि वैसे तो हमने भी अपनी डिग्री में डीवीएम, या अगर आपने बीएस किया है तो आपने तो उसमें कोई 40-50 सब्जेक्ट इजीली पढ़े होंगे। सारे सब्जेक्ट तो कवर नहीं किए जा सकते इस टाइम में, और कोई टाइम फिक्स भी नहीं होता पेपर लेने का। ये बात भी आपको क्लियर कर दूं कि एडवर्टाइजमेंट एंड होने के बाद पीपीएससी 7 दिन में भी पेपर ले सकता है, महीने बाद भी पेपर ले सकता है, 2 महीने बाद भी पेपर ले सकता है। आई हैव सीन सच एग्जाम्पल्स के पीपीएससी ने क्लोजिंग डेट के 1 हफ्ते के बाद पेपर कंडक्ट कर लिया, 15 दिन के बाद कंडक्ट किया, ये भी देखा, 3 महीने 4 महीने ये भी देखा मैंने। ठीक है, तो आपने अपनी प्रिपरेशन अप टू डेट रखनी है, आज से ही स्टार्ट कर दें, इसमें किसी किस्म की कोई जो है ना वो स्लैकनेस ना दिखाएं। एक दफा जिंदगी में मेहनत कर लें अच्छे तरीके से, पूरी जिंदगी काम आती है आपके। फिर उसके बाद तो बैठ के खाना है ना, गवर्नमेंट में अगर जब लग जाता है, साथ में कुछ प्राइवेट काम शाम करना है करते ने। और मेरा कोर्स 2 मंथ का होगा, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ प्रोवाइड करूंगा। उसमें फिर ये होता है कि कोर्स आपका 2 महीने का, और अगर टेस्ट पहले हो जाए तो टेस्ट चाहे पहले हो जाए, आपको वो कोर्स जो मेरा कंटेंट होता है जो एक इसका है वो कंप्लीट करवाया जाता है। आप कहेंगे कंप्लीट क्या फायदा जब पेपर ही हो गया, तो ये जिंदगी की पहली या आखिरी जॉब नहीं है, ये चीज भी अंडरस्टैंड कीजिएगा। सीटें आती रहती हैं, सीट्स जो हैं, कभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, अभी इससे पहले मेरा एक बैच चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वेटरनरी ऑफिसर की आई थी, और पीएआरसी में अभी वो बैच चल रहा है, देखें ये सीटें भी आ गई हैं। हो सकता है और भी सीटें आ जाएं, बलूचिस्तान की 110+ सीट्स आने के चांसेस हैं। केपीके में रिसर्च की सीटें आई थी, अब नेक्स्ट जो है मेरा ख्याल है वेटरनरी ऑफिसर की सीटें वहां आ रही हैं। तो सीट्स आती रहती हैं, आप अपनी तैयारी अप टू डेट रखा करें, और सीट आने के बाद बहुत कम टाइम होता है आपके पास जो है ना, वो प्रोलोंग हो सकता है, बट कमीशन की ये होती है कि जल्द से जल्द आपका पेपर जो है कंडक्ट कर ले। चलें, अब बात ये कर लेते हैं कि जो क्वालिफिकेशन रिलेटेड है, जब तक तो हम वेटरनरी ऑफिसर के बाकी बैचेस में, और मैंने कहा कि ये वाला बैच भी सेम ही होता है बाकी बैचेस की निस्बत, कोर्स कंटेंट सेम होता है। ये मैं बात किस तरह से कर रहा हूँ, इसके लिए हम एक चीज ये देख लेते हैं, दोबारा से हम वापस चलते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, और जो उसने सब्जेक्ट्स लिखते हैं उनको देख लेते हैं। अब उसने जब ये बात कही कि सब्जेक्ट में से पेपर आना है, तो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? डीवीएम, बीएस ऑनर, एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री की भी चीजें हम डीवीएम में पढ़ते हैं, वेटनरी साइंसेज भी हम पढ़ते हैं, पोल्ट्री की चीजें भी हम डीवीएम के अंदर ही पढ़ते हैं। यहाँ पे जो डीवीएम वाला स्टूडेंट है उसको कंपैरेटिवली थोड़ा सा एज ये है कि हमने सारी सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। हमने पोल्ट्री साइंस भी पढ़ी हुई है, एनिमल हस्बेंड्री भी पढ़ी हुई है, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट भी पढ़ी हुई है, ये सारे ही पढ़े होते हैं। फिर यहाँ पे मैं एक और ऐड करता चलूं, सीट क्योंकि ये रिलेटेड है फूड अथॉरिटी की, तो मुझे लगता है, बल्कि एक जो है ना चीज जेन में आती है कि मिल्क की चेकिंग होती है, मीट की चेकिंग होती है, इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशन रिलेटेड वर्क है, तो इन सब्जेक्ट्स में से भी ज्यादा पेपर आना चाहिए। लेकिन ये जो पीपीएससी बला है ना, ये बड़ी चेंज किस्म की चीज है। अभी रिसेंटली ना एसडीओ का पेपर हुआ, तो एसए का पेपर आना था, तो मोस्टली एकेडमीज और हर किसी के लेक्चर्स पड़े हुए हैं दे धनाधन यूट्यूब पे कि एनफोर्समेंट से रिलेटेड एक एसए लाजमी आएगा। जब पेपर आया तो सारे पेपर देख के जो है ना हैरान रह गए कि बिल्कुल ही अलग टॉपिक थे। और यही चीज मैं अप्लाई करूंगा प्रीवियस एक्सपीरियंस पे, जो वेटनरी के पेपर होते हैं, कि सीट हम देखते हैं पीआरए की है, पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट की, और पेपर वो कहता है क्वालिफिकेशन बेस्ड क्वालिफिकेशन है डीवीएम। अब हमें ये होता है कि पोल्ट्री की है तो पोल्ट्री रिलेटेड डेटा ज्यादा आएगा, बट ऐसा नहीं होता। अभी एलपीआरआई की सीट्स आई थी इसी साल 2025 में, अब तो 26 चढ़ गया, तो उसमें ये समझा जा रहा था एलपीआरआई रिलेटेड है, जो है ना फार्म से रिलेटेड, कि शायद लाइफ स्टॉक फार्म और उसकी न्यूट्रिशन उससे रिलेटेड पेपर ज्यादा आएगा। उसमें पोल्ट्री के 10-12 क्वेश्चन डाल दिए उसने।
ठीक है। तो बताने का मकसद ये कि ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आपका वो कहां से किस पोर्शन में से कितने नंबर का पेपर देगा। जब बस उसने ये कह दिया कि क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो जो क्वालिफिकेशन में आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें जेनेटिक्स है, उसमें आपकी न्यूट्रिशन है, उसमें आपकी मेडिसिन है, पोल्ट्री है। पोल्ट्री जब कहा तो इट मींस इस दफा पोल्ट्री में से अच्छा पूछा जाएगा। जब उसने हस्बेंड्री का, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट कहा, डेयरी एंड मिल्क उसमें आ जाता है, मीट आ जाता है, इट मींस उनमें से कंसीडरेबल पोर्शन पूछा जाएगा। हम इन्फर कर सकते हैं इससे। लेकिन किस सब्जेक्ट को कितनी वेटेज दी जाएगी, ये एग्जामिनर की डिस्क्रिशन पे होता है। वो जितना मर्जी जिस मर्जी पोर्शन से बना दे। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट में ये कहता हूं कि एक बंदा है, वो पेपर बनाने गया। एक ही पेपर होता है सबका, एक दिन होता है, वो पेपर बनाने गया। उसने जी, वो बंदा था जी न्यूट्रिशन का, एमफिल न्यूट्रिशन था, पीएचडी न्यूट्रिशन था। उसने लामहला वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ठीक है, वो क्या करेगा, वो उसका अपना जो सब्जेक्ट है ना उसमें से वो पेपर में 10-12 एमसीक्यू डालेगा ही डालेगा। इसी तरह माइक्रोबायोलॉजी का बंदा चला गया, उसकी ये अफिनिटी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी ही। वो कोशिश करेगा बाकी भी चीजों को, पैरामीटर्स को रखे, लेकिन जो आपका अपना सब्जेक्ट होता है वो बार बार उसके माइंड में एमसीक्यू बनाते क्लिक होगा। पोल्ट्री का बंदा चला गया तो वो पोल्ट्री को वेटेज ज्यादा देगा। अब बात यह है कि हमें नहीं पता ये चीज, कुछ चीजें ऐसी हैं जो जो हमारे हाथ में है, वो है मेहनत करना, सोर्सेज पढ़ना, बुक्स पढ़ना, तैयारी करना, ठीक है, प्रैक्टिस करना। पेपर कैसे बनता है, उसमें कौन सा पोर्शन ज्यादा आएगा, कौन सा कम आएगा, ये हम प्री डिसाइड नहीं कर सकते। तो फिर इस चीज को हम फोकस ना करें, और हम फोकस करें कि हम फोकस ये करें कि जो ओवरऑल सब्जेक्ट्स हैं उन सबको कवर कर लें। ठीक है। सेम होता है बच्चे, पेपर पेपर सेम अलग नहीं होता, सेम होगा। इवन सम टाइम और सीट्स आती हैं पीपीएससी की, तो उसमें डिसिप्लिन भी चेंज होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी एंड इस तरह एडीएलडीए वगैरह की। तो जो पेपर आता है वो सेम आता है सबका, ऐसे नहीं होता सोशियोलॉजी वालों का अलहदा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अलहदा। पेपर एक ही होता है। ये पीएआरसी के अंदर होते हैं अलहदा अलहदा, वो जो ऑटोनोमस बॉडी है। इसमें जब उसने लिख दिया है एक ही पेपर आना है सारों का। जी। अच्छा, इसके बाद हम पीपीएससी क्लियर करने के लिए कितने परसेंट मार्क्स ऑब्टेन होने चाहिए। जी, क्लियर करना नहीं होता इसमें, कंपटीशन के अंदर एग्जाम होता है। वैसे 40% वाला पास होता है, लेकिन पास का मतलब देखें ये होता है कि आपको कहते हैं 60% वाला अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है डीवीएम में या फार्मेसी में। लेकिन जब मेरिट बनता है तो वो 90 प्लस के ऊपर बनता है ना। तो जो मैं आपको बताऊं, अब तक मेरा एक्सपीरियंस है, और पेपर हमेशा मुश्किल ही आता है जो पीपीएससी का पेपर है, और नेगेटिव मार्किंग के साथ होता है। तो जो मेरिट आपका बनता है ना, 60 से 70 के दरमियान बनता है। ये मैं वैसे आपको बता रहा हूं, अभी हमने पेपर तो देखा ही नहीं। पेपर आसान भी आ सकता है, मुश्किल भी आ सकता है। इतना मुश्किल भी सम टाइम आ जाता है कि 40 पासिंग मार्क्स तक भी क्राइटेरिया चला जाता है, 40-45। अगर एक ऑन एन एवरेज पेपर है, बंदे ने बंदे के पुत्रों वाला पेपर बनाया हो, घर से लड़के ना आया हो, और पेपर अच्छा डिजाइन उसने किया हुआ हो, तो 60 से 70 नंबर तक मेरिट बनता है। क्योंकि जितनी सीटें हैं उसको 5 से जरब दे दें, इतने लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो जो टॉप मेरिट में होंगे, 64 सीट्स हैं आई थिंक, 320 लोग जो टॉप मेरिट में होंगे वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। जो मेजर पोर्शंस पूछता है, अब तक मैंने जितने भी बैचेस रन किए और उसमें हम ये देखते आए हैं, उसमें वेटनरी मेडिसिन, रिप्रोडक्शन, पैरासाइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड न्यूट्रिशन, इनको फोकस किया जाता है डीवीएम रिलेटेड। अब जो लोग बीएस पोल्ट्री हैं या जो है डेयरी हैं, उन्होंने ये थोड़ी चीजें नहीं पढ़ी होंगी। तो डीवीएम वालों को या मैं इस हवाले से कह रहा हूँ, थोड़ा सा हट जाए, वो भी उसको जो पढ़ने वाला होगा। अगर आप एक तो स्टडी ही नहीं ना करते, और इस बेस पे कि शायद एमफिल है, पीएचडी है, या आपकी सीजीपीए बहुत है, इस बेस पे पेपर में जाके अपेयर होंगे ना, तो सॉरी टू से
रिजल्ट कोई बहुत अच्छे नहीं आते। ठीक है, हमारी जो एकेडमिक्स है वो बिल्कुल अलग चीज है, जो पेपर्स हैं वो बिल्कुल अलग चीज है। इसमें किसी और तरफ क्यों जाना, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। 3.84 सीजीपीए है मेरा, सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। अल्लाह का करम है, 4 एग्जाम दिए स्टार्ट में, चारों में रह गया, नहीं पास हुए। क्यों? मुझे ये था, और मेरी प्राइवेट जॉब काफी अच्छी थी, कभी फील नहीं हुआ, दोस्तों के साथ चला जाता था, बस आखिरी 2-3 दिन पढ़ के। तो नहीं क्लियर हुए। हमारी क्लास के स्टूडेंट थे जिनकी सीजीपीए कम थी, लेकिन उन्होंने इस चीज को पल्ले बांध लिया। बल्कि जिनकी कम होती है ना, वो तैयारी, वो मेहनत ज्यादा करते हैं, मैंने देखा है प्रैक्टिकल लाइफ में ना, आगे भी बहुत निकल जाते हैं। तो फिर मुझे ये चीज समझ आई कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप समझे कि जो हमारा बैकग्राउंड पहले का नॉलेज है, या कोई मेरे पास जी एमफिल है, या जो है पीएचडी की हुई है। सबसे पहले एक पेपर है जी 100 नंबर का, जब तक इसको क्लियर नहीं करेंगे आप इंटरव्यू पैनल में नहीं जा सकते। ठीक है, इंटरव्यू पैनल आपको नहीं बुलाएगा। आपकी जो स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, या कोई सीजीपी अच्छी है, या प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा है, वो तो तब उनको पता चलेगा ना जब पेपर क्लियर करके उस लिस्ट में आपका नाम आएगा, जिसकी वजह से आपने उस पैनल के सामने पेश होना है। तो फिर मैंने अपना बताऊं, मैंने फिर प्रॉपर तैयारी की, प्राइवेट से छुट्टियां ली, कुछ रिलैक्सिंग माहौल भी हो गया था, कॉल पे काम हो जाते थे, अलग से पढ़ के बैठा, 2 महीने टिका के तैयारी की। फिर मैंने जो एग्जाम दिया क्लियर हुआ। एक दफा ही नॉलेज बनाना है ना, एग्जाम देता गया हूँ, क्लियर होते गए। फिर मेरा फोकस जरा दूसरी सीटों की तरफ चला गया, उनके भी एग्जाम देता गया हूँ, वो भी क्लियर होते गए। तो यहाँ बताने का मकसद बेसिकली, ये लंबी चौड़ी तमहीद बांधने का, ये कि आप जिस भी फील्ड से हैं, पोल्ट्री से हैं, डेयरी से हैं, आपने ये जो तैयारी है ना, फिर से स्टार्ट से ही करनी होती है, चाहे आप डीवीएम भी हैं। आपको ये सब्जेक्ट दोबारा से, इनके सोर्सेज हैं, कुछ कुछ बुक्स हैं, मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, उनसे इनकी तैयारी होती है। और पेपर अलग ही चीज है आपकी एकेडमिक से। और जॉब पे लगने के बाद पेपर और आपकी एकेडमिक अलग ही चीज है आपकी प्रैक्टिकल फील्ड से। ये बहुत बड़ा एक गैप है हमारी सारी चीजों के दरमियान। तो हम सिस्टम को अभी बदल नहीं सकते। तो जो सिस्टम रिक्वायर कर रहा है, वो रिक्वायर कर रहा है कि जी पेपर दो, उसमें 70 के लगभग मार्क्स लो, और आ जाओ इंटरव्यू में। तो हम उस चीज को फोकस करते हैं, हमें क्या लेना देना कि सिस्टम कैसे चलता है, ऑब्जेक्टिव पेपर क्यों ले रहे हैं, सब्जेक्टिव क्यों नहीं लेते, फलां चीज, बने बनाए असूल हैं। पेपर पास करेंगे, जिसके हाई मार्क्स होंगे वो इंटरव्यू में चला जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली सब्जेक्ट में आपको बता रहा था वेटनरी के हैं, ये बाकी भी वेटनरी के हैं, वेटनरी वाले ये भी पढ़ते हैं। अब जो मुझे लगता है कि जिन पोर्शंस को ज्यादा हिट किया जा सकता है, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, फार्म की मैनेजमेंट कैसे की जाती है, एनिमल की केयर वगैरह, इन चीजों को, न्यूट्रिशन उनकी, पोल्ट्री प्रोडक्शन, क्योंकि पोल्ट्री बकायदा एक मेंशन हो गया है, तो इट मींस पोल्ट्री को वेटेज दिया जाएगा। डेयरी एंड मीट टेक्नोलॉजी, ये आपके आ जाएंगे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, या वेटनी साइंसेस के अंदर, डेयरी टेक्नोलॉजी, मीट टेक्नोलॉजी। और अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फूड अथॉरिटी की जो जॉब है वो इन्हीं चीजों को लेके है। एंड जोलॉजी। अब ये जोलॉजी कहां से मैंने बीच में डाल दिया? जो बेसिक कंसेप्ट है ना जोलॉजी के, आपका वो चैप्टर है जेनेटिक्स वाला, जिसमें माइटोसिस, मियोसिस, और आपने पढ़ा होता है ये मेंडल्ला, ये पूछे जाते हैं, एलील क्या होती है, बड़े बेसिक से कंसेप्ट आते हैं, जो बाज का हम पेपर देख के इतना हैरान हो जाते हैं, जब पेपर सामने आता है वो इतनी आसान चीज पूछ लेता है कि बंदा हैरान हो जाता है। लेकिन और अफसोस तब हो रहा होता है कि इतनी आसान चीज पूछ ली और फिर भी आपको जवाब नहीं आ रहा होता उसका। क्यों? क्योंकि हमने उसको रिवाइज नहीं किया हुआ होता। अब वो माइटोसिस की किसी फेज का पूछ ले, मियोसिस का पूछ ले, या जेनेटिक का कोई टर्म एलील या पीलियोट्रॉपी पूछ ले, अब है तो बहुत ही बेसिक टर्म, एफएससी लेवल की बात, लेकिन चूंकि हमने उसको रिवाइज नहीं किया होता, तो वहां पे अफसोस भी हो रहा होता है कि यार इतनी आसान चीज और हम उसको ठीक भी नहीं कर पा रहे। फिर एनिमेलिया वाला जो चैप्टर है, किंगडम एनिमेलिया, इसके अंदर वो फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डालता है पेपर में। पास पेपर्स अगर आप देखें
कुछ लोग ग्रुप में हैं, मैंने भेजी हुई है, मेरी बुक भी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वेटनी कैप्सूल। उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स का डेटा मौजूद है और पास पेपर मौजूद है। आप पास पेपर्स में देख सकते हैं कि क्वेश्चन आए हुए हैं। वो पूछता है फिश के कितने चैम्बर हार्ड होता है, रेप्टाइल की स्किन को क्या कहते हैं, ठीक है, अम्फीबियन किस तरह से अपने आप को हाइबरनेट करते हैं, इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। तो जो आपका पेपर होता है ना, वो एक हम जाते हैं बड़ी हाई लेवल की सी तैयारी करके, जब पेपर सामने आता है तो वो बड़ा बेसिक सा पेपर होता है, मतलब जनरल जनरल से कंसेप्ट होते हैं। और मेरा मानना ये है, मैं ये कहता हूं कि सारा आपका पेपर एक तरफ और पेपर का जो डे है ना वो एक तरफ होता है। जैसे इलेक्शन है ना, इलेक्शन पूरे 5 साल की तकरीरें, कंपेन्स सारी एक तरफ, और इलेक्शन का डे लोगों को घरों से निकालना, और अब तो एक नया कंसेप्ट आ गया फॉर्म 47 बनाना वो आखिरी 1 घंटे में, तो वो सारा कुछ एक तरफ। तो आपकी सारी तैयारी एक तरफ, और जिस दिन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करके आना है वो एक तरफ होता है। वो जैसे हम टेस्ट लेते हैं, जो मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ पर वीक के हिसाब से, उसके बाद आपको डेटा दिया जाता है, पास पेपर के टेस्ट लिए जाते हैं, तो उससे आपकी ये जो होती है ना पेपर को अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रेटेजी है वो इम्प्रूव हो जाती है कोर्स के दौरान जो आपको ऑफर किया जाता है। हर वीक में 2 टेस्ट 3 टेस्ट आपके ले लिए जाते हैं, जिससे आपको ये स्ट्रेटेजी, और उसमें नेगेटिव मार्किंग पीपीएससी के पैटर्न पे बिल्कुल होता है, पास पेपर्स के भी क्वेश्चन तरह डाल के, तो वो बड़ी मैटर करती है आपकी नर्व्स पे काबू करना और पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करके आना, ये बहुत मैटर करता है। अच्छा, ये कुछ जो सब्जेक्ट मैंने बताए ये मेजर सब्जेक्ट हैं, इनमें से ना पेपर ज्यादा आता है, लेकिन बात यहाँ पे खत्म हो नहीं जाती। बात खत्म, ये कुछ माइनर सब्जेक्ट भी होते हैं, सर्जरी है, फार्माकोलॉजी है, पैथोलॉजी है, पेट्स हैं, हिस्टोलॉजी है, अनाटॉमी है, एंड सो ऑन। हमने 70 से ऊपर सब्जेक्ट पढ़े हैं डिग्री के दौरान, तो और भी बड़े सब्जेक्ट हैं, और एग्जामिनर इज नॉट बाउंड कि वो मैंने जो आपको सब्जेक्ट के उनमें से बनाए, लेकिन एक्सपीरियंस बेस्ड पास पेपर का एनालिसिस करके और हम ये देखते हैं कि इन्हीं सब्जेक्ट्स में से पेपर आता है। और जिन सब्जेक्ट्स को मैंने माइनर लिखा, इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि ये किसी हिसाब से कम है, इनके ऊपर पूरी पूरी डिग्रीज हैं, एमफिल है, पीएचडी है। माइनर इस हवाले से मैं इनको कह रहा हूं कि पास पेपर में इन सब्जेक्ट में से क्वेश्चन अगर आते भी हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, लेकिन जो सब्जेक्ट मैंने आपको पीछे बताए, पोल्ट्री में से 10-12 आते हैं, मेडिमेडिसन में से 10-12 आते हैं, रिप्रोडक्शन में से 5-6 आते हैं, माइक्रोबियोलॉजी से जी में से 5-6 आते हैं, जेनेटिक्स में से 5-6 आते हैं। वो हर सब्जेक्ट में से डिफरेंट क्वेश्चंस उठाता है आपके, कुछ बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, एनिमल के साइंटिफिक नेम, उनकी प्यूबर्टी एज, उनकी जो है ईस्ट्रो साइकिल के बारे में, उनके यंग वंस के काव का नाम क्या होता है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, बड़े आसान आसान क्वेश्चन भी पेपर में देता है। कुछ पोर्शन बिल्कुल आसान होता है, कुछ काफी डिफिकल्ट होता है, दोनों का एक जो है आप कह लें मिला जुला इम्तजाज होता है पेपर ना। तो ये माइनर सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। अच्छा, जो आपके क्वेश्चंस हैं ना, इसको मैं एड्रेस करूंगा इंशाल्लाह आखिर में। तो जी जी, मैं, हाँ जी, पीवीएमसी लाजमी है, पीवीएमसी कार्ड जो डीवीएम डॉक्टर्स हैं उनके लिए लाजमी है, मैं एड्रेस करूंगा क्वेश्चंस। अब हम इसके बाद बुक्स की तरफ आएंगे, उससे पहले आपको 2 चीजें बता दूं तैयारी के लिए जो लाजमी है कंपटीशन के किसी भी एग्जाम में। आपका कोई भी एग्जाम है ना, आप एएसएफ का दे रहे हैं, आप कोई जनरल नॉलेज का, एसडीओ पीरा का दे रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का दे रहे हैं, उसमें भी आप लोग एलिजिबल होते हैं। तो एक चीज पल्ले बांध, 2 चीजें पल्ले बांध लें, एक डायरेक्शन और दूसरी कंसिस्टेंसी। ये 2 चीजें जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल है पेपर पास करना। डायरेक्शन, कहा जाता है कि डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। आपकी स्पीड से ज्यादा चीज बेहतर है डायरेक्शन। आप एक चीज के पीछे भाग रहे हैं, फुल स्पीडें लगा रहे हैं, सुबह शाम जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अगर इस रुख में भाग रहे हैं, आप सोर्सेज ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बुक्स ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने उठा ली है पुरानी बुक्स जो हैं, कोई यूनिवर्सिटी की मोटी मोटी सब्जेक्ट थी, वो तो एक बुक खत्म करना ही मुश्किल हो जाएगा। आपके ख्याल से तो आप डेली का 6 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले में एक बंदा जो है वो पढ़ सिर्फ 2 घंटे रहा है, लेकिन टू द पॉइंट मटेरियल पढ़ रहा है। तो डेफिनेटली जो टू द पॉइंट और डायरेक्शन जिसकी सीधी होगी, जिसको पता होगा कि मैंने किन सोर्सेज को कंसल्ट करना है, किस वे में मुझे अपनी तैयारी करनी है, वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा।
अब अच्छा परफॉर्म करने के साथ साथ जब आपको डायरेक्शंस पता चलती हैं, मैं आपको बुक्स बताऊंगा, सोर्सेज बताऊंगा, जो मेरे साथ एनरोल होना चाहते हैं, अगर कैपेसिटी रखते हैं एनरोल होने की, तो वो लाजमी तौर पे ज्वाइन करें, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। 200 से प्लस जो है मेरे पास एग्जांपल मौजूद है, स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं, जो लोग सेलेक्ट हुए हुए हैं। सेकंड थिंग इज दैट सेकंड थिंग इज कंसिस्टेंसी। कभी भी आप पीएमएस ऑफिसर, सीएसएस ऑफिसर्स के ना इंटरव्यू सुनिएगा या उनके कॉलम पढ़िएगा, उनसे उनकी जब कामयाबी का राज पूछते हैं ना, वो एक ही चीज कहते हैं कि हम कंसिस्टेंट रहे हैं। देखिए पढ़िएगा क्या लिखा है, सक्सेस इज नेदर मैजिकल नॉर मिस्टीरियस। कामयाबी ना कोई जादू है, ना कोई बहुत बड़ी कोई मिस्ट्री है या कोई पेचीदगी है, बल्कि सक्सेस इज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉन्सिस्टेंटली अप्लाइंग द बेसिक फंडामेंटल्स। सॉरी जुबान जो है वो हो गई है। सक्सेस क्या है? नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, कुदरती नतीजा है किस चीज का? बेसिक चीजों को तैयार करने का। बेसिक चीजों से मुराद आपकी डायरेक्शन, बेसिक सोर्सेज, बेसिक बुक्स, कंसिस्टेंटली उसको प्रॉपर डेली करना है। डेली का काम डेली करना है। 2 महीने 3 महीने जो आप तैयारी कर रहे हैं जब तक एग्जाम की, कंसिस्टेंट होके करें। ये नहीं है कि क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है आजकल, हम स्टूडेंट्स में, बच्चों में ना क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है, तजस्सुस। सीटें आई, दे धड़ाधड़ अप्लाई कर दिया। अभी एसडीओ पीरा की पंजाब में सीटें आई, 80,000 बंदे ने अप्लाई कर दिया डाले देख के। पढ़ने वाले कितने हैं? पढ़ने वाले उतने नहीं होते। कंसिस्टेंसी नहीं होती, क्यूरियोसिटी, तजस्सुस में। अभी मेरे साथ काफी सारे स्टूडेंट जो है ना वो एनरोल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ना ऑलमोस्ट बैच मेरा फिल हो गया है तकरीबन। तो उनमें भी काफी ऐसे करेंगे, शुरू शुरू में बड़ा इंगेज रहेंगे ना, ऐसा ऐसा उनके जज्बात मट्ठे पड़ते जाएंगे, जरा पेपर डिले होगा, या बाज़ औक़ात हो जाता है पंजाब में इमरजेंसी नाफज या कोई और मसले मसाइल, या कभी किसी कोई केस हो जाता है किसी पेपर पे। जैसे इसमें 23 एज है, आमतौर पे 21 होती है, 16वां ग्रेड है, आमतौर पे 17वां होता है, इस पे कोई भी केस हो सकता है, तो पेपर फिर डिले हो जाता है। 2 ढाई महीने, 15-20 दिन डिले होता है, इससे ज्यादा नहीं डिले होता, ये भी मैं आपको बता दूं। तो जज्बात ठंडे पड़ते जाते हैं, फिर जैसी रोल नंबर स्लिप्स आती हैं फिर जी जज्बात उभर आते हैं। कंसिस्टेंसी ये चीज है कि डेली का काम डेली करें। जो आपको लेक्चर्स दिया, पीडीएफ दिया, उसको तैयार करें। जो एमसीक्यूज हैं, पास पेपर्स हैं, उनको डेली तैयार करें। 3 से 4 घंटे पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस पढ़ें। ठीक है? खुशी गमी सबके साथ है, शादियां भी आती हैं, डेथ्स भी होती हैं, खुद भी बीमार होते हैं। वो एक आध दफा ही है ना, वो हो जाए, 3-4 दिन का मामला आ गया, अगले दिन पिछले वाला चीजें कवर कर लें। कांस्टेंट होके 2-3 महीने जब आप दिए गए रोड मैप पे अमल करते हैं ना, पढ़ते हैं, तो आप कामयाबी आपको मिल ही जाती है इन एदर वे। राइट? इसके बाद हम अब ये देखते हैं कि इन सब्जेक्ट्स को कवर कैसे करना है। इसके लिए हमें एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है। होलिस्टिक अप्रोच होती है ओवरऑल चीजों को कवर करना, ज्यादा से ज्यादा सोर्सेज को पढ़ना, और फोकस करना एक तो बेसिक कंसेप्ट को सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको पीछे बताए वो मेजर सब्जेक्ट है, एक्सपीरियंस बेस्ड आपको बता रहा हूं मैं कि इनमें से ही पेपर आता है। ठीक है? और अब चूंकि ये फूड अथॉरिटी की, इसमें कुछ और सब्जेक्ट मेंशन हो गए, तो उन पोर्शंस को वो ज्यादा वेटेज देगा। ये आपके लिए और आसानी हो गई कि पोल्ट्री उसने बता दिया, तो इट मींस वो पोल्ट्री को हो सकता है 20 से 25 क्वेश्चन डाल दी। उसने आपको बता दिया एनिमल हस्बेंड्री, मीट एंड डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी, तो वो हो सकता है उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन डाल दे। माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस आप करें। तो और जो मैंने मेजर सब्जेक्ट बताए, डेफिनेटली डीवीएम बेसिक डिग्री मांगी गई है, तो डीवीएम डॉक्टर ऑफ वेटनी मेडिसन है, मेडिसन उसने पूछना ही पूछना है। रिप्रोडक्शन असास है, फार्म मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स, ये बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो जिसके ऊपर ये डिग्री होल्ड करती है। तो इन्हीं में से पेपर्स हमने पास में भी देखा आया है, और आप अगला पेपर भी देखेंगे इन्हीं में से आएगा। तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कंसेप्ट को फोकस करें। पास पेपर जो अब तक सब्जेक्ट बेस्ड हुए हैं उनको फोकस करें। 2021 से लेके 25 तक मेरे पास पूरी फाइल मौजूद है, जो पेपर्स हुए हैं उसको हमने क्रॉस वेरीफाई करके वो बनी हुई है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर।
नंबर मेरा नोट कर लें, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अगर आपको कोई नोट्स या बुक्स वगैरह चाहिए। अगर आप सेशन नहीं एनरोल कर सकते, कैपेसिटी कुछ की होती है कुछ की नहीं होती, तो बुक्स और सोर्सेज के मामले में कोई वो नहीं होता, मैं गाइड सबको ही करता हूँ। ठीक है, ये 503 है आखिर में ना, 0300 4247 503। सेव करके नंबर, अपना नाम अपना सिटी करके मुझे मैसेज कीजिएगा, फ्री में रिप्लाई देता हूँ, वरना रिप्लाई मैं नहीं आपको दूंगा। अपनी एजुकेशन, आपका नाम क्या है, अपनी आपकी सिटी क्या है, मुझे मैसेज करेंगे, आपको पास पेपर बुक्स जो भी मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, पढ़ना स्टूडेंट ने होता है खुद। और बेसिक जो एकेडमी ज्वाइन करने का मकसद होता है वो ये होता है कि आपकी एंगेजमेंट बन जाती है। आपको समझ नहीं आ रही वरना होती कि कहाँ से स्टार्ट करें ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। एकेडमी के थ्रू सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टेस्ट, एंगेजमेंट, डिस्कशंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बातचीत, तो वो फिर एक आपको पॉजिटिव एज उसका मिल जाता है। बाकी ये नहीं है कि सिर्फ वही पास होते हैं जो एकेडमी ज्वाइन करते हैं। इसमें जी जो मेहनत करते हैं, ठीक है, मतलब मैक्सिमम रेशियो होती है जो भी वेटनी की सीट्स आती हैं उसमें 50% प्लस मेरे स्टूडेंट होते हैं जो एकेडमी के सिलेक्ट होते हैं। लेकिन मैं ये चीज कहता हूँ कि बाकी भी तो 50% है ना, वो भी तो सिलेक्ट हुए ही हैं, उन्होंने तो कोई एकेडमी नहीं कंसल्ट की होगी, या अगर कोई की, जो भी उनका अपना स्वाब दीद रहा, तो स्टडी खुद से भी की जा सकती है। उसके लिए सोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे, अगर आप पढ़ सकते हैं आप तैयारी करें। और फोकस करें स्टडी पे, मटेरियल गैदरिंग पे नहीं। पीडीएफ फाइल सबकी एक एक लिंक में सारी बुक्स मिल जाएंगी अभी आपको, एक लिंक आपको, मतलब अब लिंक बन गए हैं, ड्राइव आ गई हैं, चीजें आसान हो गई हैं। आप क्लिक करते हैं, सारी बुक जो मर्जी डाउनलोड कर लें, ग्रुप्स में आपको सारी बुक मिल जाती हैं। ग्रुप बुक्स का मसला नहीं है, मटेरियल का मसला नहीं है। ये जो मैंने अभी बात की कि मैं भी आपको मटेरियल दे दूंगा, मटेरियल मिल जाता है। मैं आपको अच्छे सोर्सेज जो बता रहा हूँ वो उसका भी मटेरियल दे दूंगा, आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर कर दूंगा कि किन को ज्यादा आपने फोकस करना है। लेकिन खुदारा पढ़ें, पढ़ने की तरफ आए, पढ़ने की तरफ भी ध्यान दें, सिर्फ चीजें इकट्ठी ना करते रहें। प्रेशर बढ़ता रहेगा, फोल्डर मोबाइल का भी जो है ब्रेन आप जो है वो उसको भारी कर देंगे, ऐसा ऐसा चलेगा और अपना भी ब्रेन भी भारी कर लेंगे। चीजों को पढ़ना स्टार्ट करें, पास पेपर्स हैं उनको पढ़ें, बुक्स को पढ़ें, जितना हो सकता है इस टाइम पीरियड के अंदर तैयारी करें अच्छे से। अब कोर्स प्लान में आखिर में डिस्कस कर लेता हूँ क्या है। उससे पहले मैं आपको बुक्स का बता देता हूँ, बुक्स एंड वेबसाइट्स आपको बता देता हूँ कि आपको किन को कंसल्ट करना है। एक तो सबसे पहले नंबर पे एक बुक बुक है, वेट कैप्सूल 2026। ये मैंने और मेरे पीछे बैचेस में जो स्टूडेंट्स हैं, और उनमें से अक्सर इस वक्त वेट ऑफिसर भी लगे हुए हैं। एक स्टूडेंट है वो पीएचडी कर रहे हैं चाइना से, एक जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में लगे हुए हैं, एक रिफा यूनिवर्सिटी में लगे हुए हैं। ये तब की बात है जब वो स्टूडेंट होते थे, हम बैच ये लॉन्च करते थे, तो मिलके हमने ये एक बुक बनाई, और 2021 में ये बनाई थी, और इसका अब रिफाइंड वर्जन 2026 तक आ गया है। मतलब शुरू में कॉपी पेस्ट कुछ डेटा कुछ इस तरह, कुछ टॉपिक बेस हमने देखा कि पेपर में ये आते हैं वो डाला, लेकिन फिर उसको और रिफाइन हम करते गए कि देखा ये एक्स्ट्रा पेजेस हैं इसमें से नहीं आता। अब 2026 इसका एक रिफाइंड वर्जन है, वेट कैप्सूल 2026। इसमें ऑलमोस्ट 13 से 14 सब्जेक्ट इंक्लूड है, जो मैंने पीछे आपको दिखाए वो सारे। जी, वो भी उनकी भी कंट्रीब्यूशन है, सबकी मुश्तरका कंट्रीब्यूशन है, किसी एक बंदे का मैं ये नहीं कहता कि ये जो है। तो वेट कैप्सूल को आप इसके अंदर फोकस करें। ठीक है, ये इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज पोर्शंस हैं जो मैंने आपको बताया, मेडिसन है, रिप्रोडक्शन है, पोल्ट्री है, मीट है, मिल्क है, सारे सब्जेक्ट इसमें डाले हुए हैं। और पास पेपर भी इंक्लूड है इसमें, 2021 से लेके 2025 तक के। ठीक है, जो वेटनरी के अब तक हुए हैं। और एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट एरियाज हमने देखा कि यार एग्जामिनर ना इस पोर्शन को लाजमी हिट करता है, वो इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया। हमने देखा यार वो ना जो है हर दफा हे और साइलेज में से लाजमी पूछता है, हे साइलेज जो फीडिंग होती है वो जी, जेनेटिक्स के ये पोर्शन लाजमी इंक्लूड करता है। वो इम्यूनिटी से रिलेटेड इम्यूनोग्लोबन वैक्सीन ये चीजें डालता है, पोल्ट्री की वो ये डिजीजेस सिनोनिम्स ड्रग ऑफ चॉइसेस डालता है। तो हमने उन चीजों की बेस पे इस बुक को डिवाइस किया है। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक है, आप खुद भी इसको देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये काफी सारे लोगों की मुश्तरका एक काविश है।
ये है जी बुक, वेटनी कैप्सूल। ये आपको ग्रुप के अंदर मैंने पहले ऑलरेडी सेंड की भी हुई है। अगर किसी को नहीं मिली तो वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं उनको सेंड ये कर भी दूंगा। ठीक है। 2026 एडिशन है। अगर इसके पास, अगर आप में से किसी के पास इसका कोई पिछला एडिशन है, क्योंकि जाहिर बात है आपने परचेज की होगी ऑलरेडी, तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ चेंजेस हैं, इसको रिफाइन किया गया है। पेजेस जो एक्स्ट्रा थे, मतलब कोई ऐसी जो बहुत ज्यादा बात इंपॉर्टेंट नहीं थी और हमने पहले डाल दी थी, उसको रिमूव किया गया है। फॉर्मेटिंग विद हार्ड फॉर्म में मौजूद है, तो वो भी आपकी चल सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप कह सकते हैं 5 से 10% डिफरेंस है। और ओवरऑल लेआउट और बाकी चीजें ज्यादा, पिक्चर्स वगैरह डाली गई हैं और बाकी सारा कुछ। और ये एक और बुक है, इंटरव्यू क्वेश्चन बुक। खैर इसकी जरूरत बाद में पेश आएगी, आप में से जो लकी वन होंगे, जो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो एक बुक हमने वेटनरी के जो इससे पहले इंटरव्यूज हुए हैं उनके आंसर्स के साथ इसमें वो भी ऐड किए हुए हैं। कंसल्ट कर लें, मेरा ख्याल है मोर देन इनफ है। आप और करना चाहें हर एक सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट पे अलग अलग है। मेडिसिन की करना चाहें, चक्राबाती भी है, डीसी ब्लड भी है, मर्क मैनुअल भी है। आप रिप्रोडक्शन करना चाहें, उसके ऊपर कई ऑथर हैं। पैरासिटोलॉजी की करना चाहें, उस पे कई ऑथर हैं। वो फिर आपकी एक अपनी स्वाबदीद है। अगर आपके पास टाइम है, आप पढ़ सकते हैं, तो जितना मर्जी एक्सटेंसिव पढ़ लें, वो आपकी एक अपनी मर्जी है। आ जाए एमसीक्यू की बुक्स के ऊपर, तो एमसीक्यू की कोई 15 से 20 तरह की बुक्स हैं जो मार्केट के अंदर है। इनमें ब्रेन टीजर बड़ी मशहूर बुक है, इंडियन ऑथर की। ये ज्यादातर इंडियन ऑथर्स की ही हैं बुक्स जो हैं। ब्रेन टीजर, इसमें तकरीबन 2000 एमसीक्यूज हैं। इसलिए इजी है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये लेके इसको पढ़ लें। ये इजी है ना, मतलब 2000 एमसीक्यूज पढ़े जा सकते हैं। वेट स्कैन भी अच्छी है, बुक सारी ही अच्छी है। असल चीज पढ़ना होता है। और ये थोड़ी सी लेंथी बुक है, वेट स्कैन। इसमें तकरीबन 9000 एमसीक्यूज हैं। देन एनिमल रिफ्रेशर बुक है। देन जो है आपकी एनिमल रिफ्रेशर, जो है भी इंडियन ऑथर की लिखी हुई है। बिदार कॉलेज की बुक है। इसकी 280 पेजेस की ये बुक है। ये सारे सोर्सेज आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे, ये जो बुक्स हैं। ख्वाजा इल्मी वाले की, ये इल्मी वालों ने जो है एक बुक बनाई थी। और ये है, ये भी कॉपी पेस्ट ही है बाकी बुक से। लेकिन ये है कि चलें, एक आपको कंसाइज डेटा मिल जाता है। यूएएफ के इंटर्नशिप के एमसीक्यूज हैं, वो भी अच्छी फाइल है। पीवीएम में सिंध की बुक है, वो भी अच्छी फाइल है। एक बुक जो मैं और रिकमेंड करता होता हूँ, पीसीएस मैनुअल सज्जाद हुसैन का, 100 सफ़ों की ये एक बुक है। ये भी बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। ये एंड डेज में, खासकर आखिरी हफ्ता जब आपका पेपर करीब होता है ना, आप इसको पढ़ लें तो इसमें से भी है। ये भी कॉपी पेस्ट ही, लेकिन चीजें देखें। ये भी तो एक चीज है ना कि एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट मटेरियल जो पेपर में आपके अकॉर्डिंग आना है, उसको ये डॉक्टर सजाद हुसैन है, मैं इनको नहीं जानता, जो भी थे, इन्होंने उसको इकट्ठा किया। ये भी तो एक हुनर ही है ना। आप जो दाएं बाएं घूमते, टकरे खाते, दाएं बाएं जाते, उन्होंने एक जगह पे कंपाइल किया इंपॉर्टेंट वन चीजों को। तो ये भी एक अच्छी है। मेरी रिकमेंडेशन सारी तो नहीं पढ़ी जा सकती डेफिनेटली, यहाँ पे मैंने सोर्सेज आपको बता दिए। मेरी जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि आपको एक तो वेट कैप्सूल लाजमी तौर पे, पीसीएस मैनुअल 100 पेजेस की बुक है, ब्रेन टीजर, ये, और नीचे वालों में से कोई एक और सोर्स। एटलीस्ट आपको 2 3 4 सोर्सेज तो पढ़ने ही पड़ते हैं। 17 ग्रेड की सीट है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सीटें 2022 के बाद अब आई हैं जाके। उसमें जो पिछली आई थी पंजाब में सीट्स, ठीक है, उसमें कुछ लोग एलोकेट हो गए। चले, आपका कंपटीशन कम हो गया, जो ज्यादा पढ़ने वाले थे वो तो उधर चले गए, वो तो इधर अप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद अब ये दोबारा सीट्स आ गई। तो लोग, मतलब काफी ग्रेजुएट्स हैं इन सालों के, और यूनिवर्सिटीज की तादाद भी ज्यादा हो गई है। और इसके अंदर अब इंक्लूड हैं आपके साथ कंपटीशन में पोल्ट्री वाले भी, एनिमल हस्बेंड्री वाले भी, वेटरनरी साइंसेज वाले भी, और दूसरी डिग्रीज वाले भी। इट मींस वो भी आपको टफ टाइम देंगे, क्योंकि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, मैंने आपको बताया कि डिग्रियां जो भी मर्जी हो, जो एग्जाम है वो बिल्कुल अलग चीज है डिग्री से। मैंने अपनी एग्जांपल देके आपको बताया। इवन आप बाकी एग्जाम भी देख लेना, ये जो असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, इनके भी हटके हैं, बिल्कुल ही अलग तैयारी होती है। एकेडमिक्स आपकी
पीछे पड़ी है, ये अलग चीज है इंटरव्यू में पहुंचने के लिए। तो वो भी सब आप लोगों का आपस में एक टफ कंपटीशन होगा। मुझे लगता है कि अगर एक मुनासिब पेपर एवरेज होगा तो उसका 65 से 70 तक मेरिट जाएगा। बाकी जब पेपर होगा फिर एनालिसिस करके उसको देखेंगे कि क्या जो है ये वेट स्कैन बुक का है। ये 8,000 एमसीक्यूज हैं, अगर आपके पास टाइम है तो इसको देखिएगा। ये ब्रेन टीजर बुक है, इसमें 2,000 एमसीक्यूज हैं ऑलमोस्ट। फिर ये एनिमल रिफ्रेशर बुक है, बिदार वालों की है। ये तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में, यूआस की फोटो स्टेट पे भी अवेलेबल है। ये पीछे जितनी बुक्स बताई मैंने हार्ड फॉर्म में, वेट कैप्सूल भी, बीजेडयू की जो फोटो कॉपी है, सुहेल वहां होता है एक लड़का, उसके पास भी अवेलेबल है। रहील होता है यूआस की फोटो स्टेट पे, वहां भी अवेलेबल है। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, केपीके, जहां जहां वेटरनरी की यूनिवर्सिटी है ना, ये सारी बुक्स वहां अवेलेबल हैं। अगर आप वहां से मतलब इनका प्रिंट निकलवाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, आपको इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। अब तो ऑनलाइन डिलीवरी हो जाती है, ऑनलाइन लोग भेज देते हैं बुक्स आपको। बुक्स ना सॉफ्ट फॉर्म में लेने का कोई इशू है, ना हार्ड फॉर्म में, दोनों तरह से अवेलेबल चीजें हो जाती हैं। इशू इज दैट कि आपको इनको पढ़ना भी है। तो ये बुक से रिलेटेड हो गया, जो सबसे ज्यादा आपका कंसर्निंग आपके लिए होता है। अच्छा, अपने कुछ कोर्स से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, मैं 2 मंथ का कोर्स इसका जो है मैंने लॉन्च किया है स्टूडेंट्स के लिए, और ऑलमोस्ट मतलब स्लॉट्स फिल हो गई हुई हैं, कुछ ही अवेलेबल है मजीद। तो उसमें मेरा कोर्स वर्क प्लान क्या होता है कि 2 मंथ का कोर्स वर्क प्लान होता है। इसके अंदर हम ना अपना जो है वो स्लाइड इधर से मिस हो गई है, चले वैसे बता देता हूँ। 5 डे क्लासेस होती हैं। हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चलते हैं। पहले वीक फॉर एग्जांपल मेडिसिन ली हमने, या पोल्ट्री ली, इसके ऊपर लेक्चर्स होंगे, मेरे अपने डिवाइस लेक्चर्स हैं। और वो लेक्चर डिवाइड होते हैं पास पेपर की बेस पे, कि किन टॉपिक में वो पोल्ट्री में से पूछता है। पोल्ट्री तो एक बहुत बड़ी फील्ड है, कहाँ कहाँ से उसके ऊपर हजारों बुक्स हैं। तो ये मेरे अपने लेक्चर्स बने हुए होते हैं। आप पोल्ट्री का हम सब्जेक्ट उठाते हैं, उस पे मेरे 6 या 7 लेक्चर्स होंगे, ठीक है। और उन लेक्चर्स का फिर मैं आपसे गूगल फॉर्म पे टेस्ट ले लेता हूँ, एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, आप उसको ओपन करेंगे, टेस्ट परफॉर्म करेंगे, रिजल्ट उसी वक्त आपके सामने आ जाएगा, आपकी सेल्फ एवेलुएशन हो जाती है। उसके बाद साथ ही इन 5 डेज में आपको मैं और मटेरियल प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। वो पास पेपर्स की फॉर्म में हो सकता है, पोल्ट्री के एमसीक्यूज हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हो सकती हैं, जैसे यूएएफ की हैं, सिंध पीवीएमए की एक फाइल है, वो इंपॉर्टेंट है। वो अकॉर्डिंग टू द टाइम अवेलेबिलिटी हम देखते हैं कि पेपर कब कैसे शेड्यूल होता है, उसके मुताबिक मैं टेस्ट आपके डिवाइस करता जाता हूँ। और 2 तरह की मेरी स्ट्रेटेजी होती है। इसी तरह एक हफ्ता पोल्ट्री पढ़ ली हमने, एक हफ्ता मिल्क टेक्नोलॉजी हम पढ़ लेते हैं, एक हफ्ता माइक्रोबियोलॉजी, एक हफ्ता मेडिसन, फिर रिप्रोडक्शन, फिर जो है वो मीट। इस तरह से हमारा ये होता है। अब मेरा जो कोर्स प्लान होता है वो पूरे 2 मंथ का, मैंने बल्कि 2 से भी ज्यादा बाज़ हो जाता होता है, रखा होता है कि मैंने इस तरह से चीजों को कवर करना है। लेकिन अगर हैपहैजर्डली अचानक जो है पेपर की सरप्राइजिंगली डेट अनाउंस हो जाए, तो उसको भी फिर बी प्लान होता है मेरे पास। उसको फिर मैं शॉर्ट लेक्चर्स को करके, मटेरियल जो सबसे ज्यादा करवाने वाला है, शॉर्ट डेज प्रिपरेशन का, फिर मैं मेथड अप्लाई उस पर कर देता हूँ आपका, और पेपर हो जाता है। 2 मंथ आपके कंप्लीट करवाए ही जाते हैं, ठीक है। वो आपका उसमें नहीं, 8 इसकी क्लासेस होती हैं, 8 to 9:30 PM पे इवनिंग क्लासेस हैं। रिकमेंडेड मैं ये करता हूँ कि आप क्लास लाजमी लें, और मेरी इसमें स्ट्रिक्टनेस भी होती है कि क्लास भी लेनी है, टेस्ट भी देना है, और आपकी जो डिस्कशन है उसमें भी आपने पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। वो एक पूरा मॉड्यूल होता है हमारा जिसके मुताबिक हम चलते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत रिमोट एरिया से है, जैसे बलूचिस्तान के भी कुछ स्टूडेंट हैं, या कुछ लोग फार्म पे जॉब करते हैं, दूर हैं, या कुछ की इवनिंग शिफ्ट होती है, तो रिकॉर्डिंग भी मैं अवेलेबल कर देता हूँ। लेकिन उस रिकॉर्डिंग को एक आपसे ये होता है अमानत के तौर पे अपने तक रखें, आगे शेयर ना करें, क्योंकि जिसने फी पे की है वो जहरी बात है, उस किसी के पास भी हम मीडियोकर लोग ही होते हैं। मतलब इस फील्ड में अगर बहुत ही कोई शाना लोग होते तो हम जो है वो डीवीएम एमबीबीएस ना कर लेते प्राइवेट। तो हर बंदा अपनी कोई अपनी पॉकेट से दे रहा है, जॉब करके, कोई वालदेन के पेरेंट दे रहा है, एक थ्रस्ट ही है ना नॉलेज की। तो कोशिश करें कि अपने तक ही महदूद रखें।
और महदूद इतनी भी ना रख लें कि खुद भी ना सुने, कि लेक्चर पर लेके रखी जाए कि इकट्ठे ही सुन लेंगे और वो पता चले जी पेपर करीब आ गया और सिर्फ लेक्चर्स ही हैं आपके पास। ऐसे कोई फायदा नहीं। ऐसे तो यूट्यूब पे भी वीडियोस पड़ी होंगी। तो डेली का काम जो आपने रिकॉर्डिंग आपको चाहिए लें, टेस्ट आपके जिम्मे है, उसको डेली के डेली अटेम्प्ट करें। जो आपको मटेरियल दे रहा हूँ, जो डिस्कशंस असाइन कर रहा हूँ, उसको डेली के डेली आप निपटाई जाए। कंसिस्टेंट होके 2 से 3 महीने पढ़ लें। मेहनत करना आपके हाथ में है, बाकी जो है अल्लाह ताला के हाथ में है उसका रिजल्ट देना। आप जो चीज कर सकते हैं वो करें, ठीक है। जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उसको जो है अल्लाह ताला पे छोड़ दें। तो ये जी ये था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर सेशंस के ऊपर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपका हर एक क्वेश्चन को जो है वो मैं एड्रेस करूंगा, तो वो मैं आपको एड्रेस करूंगा। ये रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए करवाना चाहता है उसका ये प्रोसीजर है, ये देख लें। और साथ साथ में आपको जो आपके क्वेश्चंस हैं वो अब एड्रेस करता जाता हूँ। अच्छा, ये हो सकता है अभी आपने काफी क्वेश्चन पूछे हों और वो ऊपर रह गए हों, तो आप उसको दोबारा पूछ सकते हैं। आल दो मैं चैट में ऊपर जाता हूँ, जहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं ना, वो मैं एड्रेस करना शुरू करता हूँ। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया डॉक्टर साहब की तरफ से कि पेट क्लिनिक पे जॉब की है तो उसका एक्सपीरियंस, नहीं वो एक्सपीरियंस वैलिड नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया जी। ये भी हो गया क्वेश्चन। हम्म, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। पेपर सेम होगा, मैंने आपको बताया, अलग अलग नहीं होता, सेम ही होता है। मेरिट में सीजीपीए का क्या रोल होता है? अच्छा जी, आपने पूछा जी बासित खोखर ने। सीजीपीए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन मैटर कुछ हद तक करती है। अब ये आपकी एडवर्टाइजमेंट आई 31 दिसंबर को। आपकी ये जो एडवर्टाइजमेंट आई ना, ये आई है 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर, जी। वो मुझे आप इनबॉक्स कर लेना डॉक्टर नाजिम, मैं देख लूंगा। 31 दिसंबर को 2025 में एकेडमिक्स मार्क्स आपके काउंट होंगे। यकम जनवरी से जो अब एडवर्टाइजमेंट्स आएंगी पीपीएससी की, उसमें एकेडमिक्स अब खत्म कर दी गई है। लेकिन आपके, नहीं लोकल फार्म का नहीं होता, एससीसीपी से रजिस्टर्ड अदारा। ये सबसे ज्यादा आपके कंसर्निंग क्वेश्चन होते हैं, ये मैंने शुरू में एड्रेस किए भी हैं कि एससीसीपी से रजिस्टर्ड अदारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाएं, वहां पे अपनी कंपनी का नाम लिखें, उसका पहला लफ्ज लिख दें। अगर तो नीचे लिस्ट में आ जाता है या अपने ऑनर से पूछ लें तो वहां से बनवा लें, नहीं तो फिर किसी और कंपनी पे कोई अप्रोच करके कोई दाएं बाएं हाथ पांव मार के कर लें। वैसे वो सीटें कम ही हैं वेटनी स्पेशलिस्ट वाली, आप लोग ज्यादा फोकस मेरा ख्याल है वेटनी उस पर ही रखें। अगर एक्सपीरियंस है तो नो अडॉप्ट आप उस पर भी अप्लाई करें। और ये भी हो सकता है एक चीज कि दोनों का पेपर भी एक ही हो जाए। ये क्लब्ड पेपर की स्कीम होती है पीपीएससी में, कि दोनों का पेपर भी एक ही हो आपका, दोनों सीटों का। आप दो पे अप्लाई करते हैं, एक ही पेपर हो, और काउंट मार्क्स दोनों में वो मेरिट वो उनका अपनी सरदर्दी है, वो खुद ही कर लेते हैं। अब एकेडमिक्स मार्क की बात हुई तो जी 40 नंबर आपके एकेडमिक्स के होंगे। इसमें जिसकी बहुत ज्यादा सीजीपीए और बहुत ज्यादा अच्छे ग्रेड हो उसके 32 तक नंबर लगते हैं। और जिसके कम हो, अगर 2.5 भी सीजीपीए हो, कम कम नंबर हो, उसके 28 तक नंबर लगते हैं। मीन के 4 नंबर का मार्जिन पड़ सकता है एक बहुत ही बिलो स्टूडेंट और एक बहुत ही हाई स्टूडेंट में, वरना आमतौर पे 1 या 2 नंबर का फर्क पड़ता है। ये फर्क आराम से टेस्ट में और इंटरव्यू में क्लियर किया जा सकता है। मेरे साथ कुलीग काम कर रहे हैं जिनकी 2.8 सीजीपीए भी है, 2.5 वाले भी काम कर रहे हैं। ऑल दो सीजीपीए किसी की अच्छी होती है तो मैटर जरूर करती है, पैनल भी देखता है, इंटरव्यू लेते हुए वो आपकी सीजीपी भी देखते हैं कि पढ़ने वाला बच्चा है। बिल्कुल निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी नहीं किया कहा जा सकता कि सीजीपीए ही सब कुछ है। अगर आपकी कम मार्क्स हैं तो आप जो हैं वो क्वालिफाई नहीं कर सकते। और जो है अब इस एडवर्टाइजमेंट के बाद वाली में आइंदा से मार्क्स तो काउंट होंगे नहीं, उन्होंने ये रोल ही मुका दिया। ठीक है। इसके बाद 2 मिनट में देखूं कहां तक क्वेश्चन पहुंच गया था। ये आया था बासत खोखर का क्वेश्चन। पता नहीं ऊपर गुम हो गया शायद और कोई। अच्छा, आपका उजैर रजिस्ट्रेशन
एंड हो रही है 4/4/2026 को। तो अब 4/4/26 तो बहुत दूर है अभी। ठीक है। सेम मैं अपना बताता हूँ, एसवीओ का मैंने पेपर दिया जिस वक्त मैंने उस पर अप्लाई किया था, मेरा पीवीएमसी तब वैलिड था। अब जब इंटरव्यू की कॉल आई, अब वो पढ़ा था, वो ना थोड़ा लेट भी हो गया, वो टेस्ट एसवीओ का था 18 ग्रेड का, अभी ये 2025 में आया है। तो वो 3-4 महीने बाद टेस्ट हुआ, हालांकि उसके साथ जो 17वें ग्रेड का एलपीआरए की सीट थी बहादुर नगर उकाड़ा की, उसका जल्दी भी हो गया। उसका तो रिजल्ट और इंटरव्यू भी हो गए सारे। वो टेस्ट बाद में और इंटरव्यू अभी तक पेंडिंग है उसका। तब तक मेरा खुद एक्सपायर हो गया। तो अब जब इंटरव्यू के टाइम उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे हैं तो मैंने रिन्यू करा लिया है, साथ में प्रोविजनल बनवा लिया है। तो अभी आपने, जब आप इसका क्या करेंगे, आपका जब वैलिड है 26 तक, तो आप पहले ही कह देंगे कि रिन्यू कर दो। जब वो एक्सपायर ही नहीं हुआ तो रिन्यू किसको करना है? तो कोई नहीं, इसी बेस पे आप अप्लाई करें। और इंटरव्यू अगर लेट हो जाएगा तो आप दोबारा रिन्यू उस टाइम पे करवा लीजिएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं है। अच्छा जी, अरसलान क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये कंसीडर होगा हेल्थ कैडर का चांस? नहीं जी, ये हेल्थ कैडर का चांस कंसीडर नहीं होगा। ये पंजाब फूड अथॉरिटी एक अलग डिपार्टमेंट है, अलग इसका वेटरनरी ऑफिसर का चांस कंसीडर होगा। और आपके जो लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट के चांस होते हैं वो हर कैडर के अलग होते हैं। हेल्थ के 3 चांस होते हैं, रिसर्च के 3 चांस होते हैं, बहादुर नगर उकाड़ा फार्म के 3 चांस होते हैं, ब्रीड इंप्रूवमेंट के 3 चांस होते हैं। इवन एक डिपार्टमेंट के कैडर वाइज भी चांसेस अलग अलग होते हैं। चांसेस की इतनी टेंशन ना लिया करें, और अल्लाह के हुक्म से जिस तरह जॉब्स आती हैं 4-4 साल बाद, अब चांसेस वाला रोला ही मुका दिया गवर्नमेंट ने आप लोगों का। अच्छा, उसके बाद नहीं जी, मार्क्स परसेंटेज नहीं, और कौन सी मार्क्स परसेंटेज? नहीं, डिग्री एमफिल वगैरह के कोई नंबर नहीं होते। अगर आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, जब बेसिक डिग्री डिमांड की है तो बेसिक डिग्री ही है। इवन टॉपर के भी कोई नंबर नहीं होते। मैंने भी इंटरव्यू देना था तो मैंने उसकी कॉल की थी कि मैंने कहा डिस्टिंक्शन के, मैंने सुना था 5 नंबर होते हैं ना, वो भी उन्होंने खत्म कर दिए हैं। हाफजे कुरान के नंबर भी नहीं लगते अब, ये नंबर अब नहीं होते इनमें से कोई भी। अच्छा, इसके बाद जी आपका भी सेम क्वेश्चन, अलग से चांस होंगे। मेरिट वेटेज क्या है? इकरा ने क्वेश्चन किया, सीजीपीए, पेपर और इंटरव्यू। ये वैसे ना क्वेश्चंस आपके हैं पेपर के बाद वाले, लेकिन चले, मैंने आपको कहा था कि मैं एड्रेस करूंगा तो फिर अब आपसे कह जो चुका हूं सब लोगों से। तो एकेडमिक्स के 40 नंबर होते हैं जी फाइनल पेपर में। इन 40 में से 5 नंबर होते हैं मैट्रिक के, 7 नंबर होते हैं एफएससी के, 28 नंबर होते हैं आपकी बीएस डिग्री के, डीवीएम है या पोल्ट्री है जो भी है। जो आपका टेस्ट होता है उसके 50 नंबर माने जाते हैं। वैसे तो 100 नंबर का टेस्ट होगा, लेकिन अगर एक बंदे के आए 70 नंबर तो 70 नंबर दो पे डिवाइड हो जाएंगे। इसको दो का डिवाइडर लगता है। 35 नंबर कंसीडर होंगे 50 में से। इंटरव्यू सबसे क्रूशियल रोल अदा करता है, लेकिन पहले आप उस तक पहुंचे तो सही ना। इंटरव्यू होता है 100 नंबर का, 190 नंबर में से मेरिट बनता है आपका। 100 नंबर इंटरव्यू, 50 नंबर टेस्ट होता, 100 का टेस्ट है, दो पे डिवाइड वो कर देते हैं। और 40 नंबर एकेडमिक्स के 190 में से लगते हैं। और 10 नंबर मेरा ख्याल जो होता है ना, सर्विंग, अगर किसी की इन सर्विस डेथ हुई है तो उसको नंबर मिलते हैं। और वो काफी एडवांटेज, 10 नंबर बड़े नंबर होते हैं। इसीलिए इस दफा मैंने कॉल करके पूछा था कि 5 मुझे भी दे दो एक्स्ट्रा। तो वो कहते हैं नहीं जी, पॉलिसी खत्म हो गई है, ना हाफजे कुरान के हैं ना जो है वो टॉपर के हैं। तो 190 नंबर का होता है। खैर, ये वाली बातें जरा अभी टेस्ट तो क्लियर करें ना आप लोग। सबसे पहले तो जो मेन फोकस है उसको करें आप। अच्छा, उसके बाद देखते हैं जी आपके मजीद क्वेश्चन क्या है। फिर ऊपर जाना पड़ेगा। अच्छा जी, चांस वेस्ट कब होता है? चांस वेस्ट तब होता है जब आपके 40 से कम नंबर आते हैं। चांसेस के चक्करों में ना पड़े, आपके सामने 3-3 साल बाद जॉब आती है, आपकी जिंदगी गुजर जाती है, चांसेस आपके खत्म नहीं होने वाले। लोकल फार्म का एक्सपीरियंस नहीं कंसीडर होगा जी। अच्छा, उसके बाद बुक्स कौन सी कंसीडर करनी है? हाँ जी, वेट कैप्सूल, पीसीएस, ब्रेन टीजर,
ये तीन काफी हैं। इसके अलावा अगर आप सोर्स पढ़ना चाह रहे हैं, मैंने बताया यूएएफ के एमसीक्यूज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसला, ये जो एग्रीकल्चर है फैसलाबाद के। युवास के भी एमसीक्यूज हैं, पीवीएम में सिंध के भी हैं। जितना पढ़ सकें, जितने सोर्सेज को आप पढ़ सकें, वो आपकी अपनी स्वाबदीद है। टेस्ट सेंटर नहीं, इसमें ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो टेस्ट सेंटर मेरे ओपिनियन में जो आप सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई करते हुए आप एक टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करते हैं। अगर तो स्टूडेंट हो कम, 200-250, फिर वो बुला लेते हैं सबको लाहौर। लेकिन अगर स्टूडेंट ज्यादा हो, और डेफिनेटली इसमें ज्यादा होंगे, 2000 प्लस ही होंगे, तो टेस्ट सेंटर आपका मेजर जो सिटीज होती हैं, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर और डीजी खान भी इवन के जो मेन सेंटर्स हैं, इनमें बनाया जाता है, रावलपिंडी। अच्छा, स्पेशल पर्सन अगर कोई हो तो उसके लिए सर्टिफिकेट्स बनवाना, जी उसके लिए प्रॉपर मेरा ख्याल है सोशल वेलफेयर वालों से बनता है, और उसके लिए पैनल बैठता है बकायदा। वो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करते हैं, आपके आईडी कार्ड पे इंदराज होता है। फिर आप डिसेबल कोटा, और बड़ा डिसेबल कोटा वालों का तो मेरिट ना 40-45 तक ही जाता है। डिसेबल वालों के लिए ना ये बड़ी आसानी है, उनका पेपर ना अल्लाह पाक ने उनकी लाइफ में एक मुश्किल तो डाली, लेकिन यहाँ पे ये आसानी है कि क्योंकि कम होते हैं, एक सीट पे 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो आमतौर पे 40-45 के दरमियान ही मेरिट बनता है, इससे ज्यादा नहीं बनता। तो वो थोड़ी सी भी अच्छी मेहनत करके आगे जा सकते हैं। हाँ जी, यही मुझे था कि आप जरूर पूछेंगे कि कंट्रैक्ट एक्सटेंशन होगा कि नहीं। जी, कंट्रैक्ट एक्सटेंशन ये फूड डिपार्टमेंट को भी नहीं पता होगा फिलहाल। पीपीएससी का काम तो जॉब्स देना है, उसके बाद आप चले जाएंगे फूड डिपार्टमेंट के अंदर, अथॉरिटी के अंदर। अभी तक उनका ये रहा है वैसे सिनेरियो के 2016 के भी जो लोग लगे हुए हैं ना, उनका तो 1 साल का कंट्रैक्ट होता है। वो भी 10 साल से कंट्रैक्ट रिन्यूअल पे चलते आ रहे हैं। ये वाली सीटें आई ही पहली बार हैं, तो इसके बारे में कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। लेकिन मैं अगर अपना ओपिनियन दूं, तो मेरा ख्याल है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता रहेगा, क्योंकि एक प्रोसेस से गुजरना, पीपीएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट करना एक टफ चीज होती है। तो जो पीपीएससी के थ्रू नहीं भी सिलेक्ट उधर फूड में, अथॉरिटी में, उनका भी वो रिन्यू कर देते हैं। तो जो इसके थ्रू जाएंगे, आपको क्या मतलब हक नहीं होगा, अगर वो कहें कि खत्म तो खत्म, लेकिन रिन्यू होता रहता है। केपीएससी में 3 चांसेस वाला इशू वीओ और आरओ में मुझे इसका एग्जैक्टली सॉरी नहीं पता। ये आपको, आप कमीशन को कॉल करें और उनसे इसका पूछें कि क्या वहां पे भी, जैसे फेडरल के जो एग्जाम है ना आपका एमओडी का, या फेडरल की जो सीटें होती हैं, वहां पे चांसेस का इशू नहीं होता। तो हो सकता है कि आपके प्रोविंस के अंदर हो या ना हो, ये आपको वहीं से बेहतर पता चलेगा। अच्छा, शाहजेन, अच्छा आप जो है, नहीं वेबसाइट इसकी एज सच कोई भी नहीं है। कुछ लिंक्स वगैरह हैं, मार्क मैनुअल वगैरह है। आजकल तो एप्लीकेशन बनाई हुई हैं जो है ना प्ले स्टोर के ऊपर वेट से रिलेटेड, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। बुक्स को ज्यादा फोकस करें। वेबसाइट्स आमतौर पे जनरल नॉलेज के पेपरों के लिए होती हैं, पाक एमसीक्यूज है या टेस्ट पॉइंट डॉट पीके है या एग्जाम वीड है। इसकी एज सच कोई वेबसाइट नहीं है। 2-4 बनी भी हुई हैं, लेकिन वो कोई इस तरह की बहुत ज्यादा एक्यूरेट मैंने कोई ऐसी नहीं देखी कि जिसको बंदा रिलायबल सोर्स जो है वो मान सके। अच्छा जी, इसके बाद है कि जनरल नहीं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन नहीं आने जी, सब्जेक्ट बेस्ड पेपर है, 100 नंबर के एमसीक्यूज वही आने हैं। और पीपीएससी कभी भी ऐसे नहीं करता कि पेपर आपका उसने सब्जेक्ट का कहा है तो जनरल नॉलेज डाल दे, नहीं, आपके सब्जेक्ट बेस ही आएंगे। अच्छा, उसके बाद उजैर कहते हैं कि सर गवर्नमेंट टीचर में जॉब हो जो कि डिग्री में अनरिलेटेड है, जब पीपीएससी की वेबसाइट पे अप्लाई करें तो जॉब शो कराई जाए, सेकंड डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी है, काइंडली ओपिनियन दे दें। जी, लाजमी तौर पे एनओसी लेना है आपने। अगर आप ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो एनओसी लेना और फॉर्म में उसको शो करना, चाहे किसी और डिपार्टमेंट में है, ये जरूरी है। मैंने रिसेंटली एसडीईओ पीरा का भी पेपर दिया एसवीओ के साथ साथ, तो मैंने उसको शो किया और एनओसी वो मांगते हैं। एनओसी लेना पड़ता है और देना पड़ता है, ठीक है, ये लाजमी होता है। बाकी कुछ लोग दाल लगा भी जाते हैं, मैंने ऐसे भी देखा कि उन्होंने एनओसी लिया बगैर डिपार्टमेंट चेंज कर लिया। लेकिन अगर किसी ने डिपार्टमेंट को शिकायत कर दी, आपके खिलाफ एप्लीकेशन दे दी,
तो फिर वो आपको सर्विस से निकाल भी सकते हैं, इसलिए एनओसी लें। अच्छा, इसके बाद कहते हैं जी, पीवीएमसी का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस अप्लाई डेट से पहले होना जरूरी है, क्योंकि सर अप्लाई किया ही नहीं लेकिन अभी आया नहीं। जी, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ग्रुप में भी इसके मैंने मैसेजेस किए हुए हैं कि इसके लिए फिर ये होता है कि आप सर्टिफिकेट अप्लाई डेट से पहले अप्लाई कर देना, मतलब मंडे को अप्लाई कर दें या ट्यूसडे को, और प्रोविजनल के लिए अप्लाई करें। 1,000 रुपया एक्स्ट्रा फीस उसकी होती है प्रोविजनल की, और साथ एक हैंड रिटन एप्लीकेशन लिख दें कि वो 4 से 5 दिन में आपके पास आ जाएगा। वो आपके पास सबूत होता है कि मैंने क्लोजिंग डेट से पहले अप्लाई कर दिया था, डिपार्टमेंट ने लेट किया। ये एक्सेप्टेबल है, कई लोगों ने पिछले इंटरव्यूज दिए हैं प्रोविजनल की बेस पे, क्योंकि डेफिनेटली आपका जो रीन्यू होके या जो बन के आना है सर्टिफिकेट, वो 40 से 45 दिन लगते हैं, तब तक क्लोजिंग डेट गुजर जाएगी। तो उससे पहले का तरीका कार ये होता है, जब आप बैंक ड्राफ्ट बनवाते हैं 1,000 एक्स्ट्रा का बनवा के एक एप्लीकेशन लिखें, वो प्रोविजनल एक ना आपको लिख देते हैं और उस पर साइन होते हैं सेक्रेटरी पीवीएमसी के कि इसने अप्लाई किया हुआ है, तो वो आपका इंटरव्यू में वैलिड होता है। अच्छा यार, इतने सारे क्वेश्चन, मैं तो कह के फंस गया कि सारों को एड्रेस करूंगा। सैलरी एक्सपेक्टेशन, सैलरी इसकी जो न्यू अभी ना रूल्स बन रहे हैं, अभी फाइनलाइज नहीं हुए, ड्राफ्ट की शक्ल में है। अगर ये लमसम बेस पे हुई तो सुनने में आ रहा है कि 2 लाख इसकी सैलरी होगी। उसमें ग्रेजुएटी पेंशन वो सारी चीजें कुछ नहीं होती, पूरी सैलरी मिलती है। 2 लाख होगी इसकी सैलरी, 16 की भी और 17 की भी, दोनों को एक ही स्लैब में डाला गया है इस बार। इस पे भी काम है, फाइनल प्रपोजल और कानून वगैरह भी पास होने हैं। और दो लमसम के ऊपर अगर आप आते हैं तो इसकी 2 लाख सैलरी है। अच्छा, इसके बाद नेगेटिव मार्किंग, जी मैंने आपको पहले बताया 0.25 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग जो है वो होती है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग पेपर के अंदर होती है, कि मतलब 4 अगर आपके गलत होते हैं तो नंबर आपके कटेंगे 5। अच्छा, इसके बाद जी, इंटरव्यू में तो जनरल नॉलेज पूछा जाता है, चेयरमैन आपसे वो 3 सब्जेक्ट मोस्टली पूछता है, इस्लामियत, पाकिस्तान स्टडी और करंट अफेयर्स। आप में से जो लोग पास कर जाएंगे इंटरव्यू ये टेस्ट, तो मैं ना इसका इंटरव्यू का सेशन भी रखता होता हूँ। उसमें मैं आपको जनरल नॉलेज की तैयारी करवाता हूँ, जो जनरल नॉलेज एक्सपेक्टेड पूछा जाता है वो 2-3 सब्जेक्ट में से पूछा जाता है, तो उसकी तैयारी करवाई जाती है। अभी आपको फिलहाल उसके लिए जरूरत नहीं है, मतलब कि आप पैनिक हो। फिलहाल आप जो है ना सब्जेक्ट को करें। जब आप पेपर दें और आपको उम्मीद हो कि आपका पास होने हो जाएगा या रिजल्ट आए, तो आप तब उसको तब तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जी नेक्स्ट काशिफ कहते हैं, एफपीएससी में बीओ वाला पोस्ट है, 20% इंग्लिश है, 80% सब्जेक्ट है, इंग्लिश में क्या रीड करें? मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा अपनी, मेरी रिकॉर्डेड है। ये कोई मतलब वैसे इस तरह की अब चीज है नहीं कि 14-15 दिन रह गए हैं कि आप इंग्लिश को बहुत ज्यादा वोकेबलरी वगैरह तैयार नहीं, ग्रामर तैयार की जा सकती है। आप ग्रामर तैयार कर लें, जो कुछ पोर्शन है जिनमें से वो पूछता है, मैंने सारा एक वो ओवरव्यू बयान किया हुआ है, उसका मैं आपको लेक्चर ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, या आपके कैसे तैयारी करनी है, तो उन चीजों को आप फोकस कर लीजिएगा। जिनके पास पीवीएमसी, जी जिनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उन्होंने प्रोविजनल क्यों बनवाना है? ये तो उनके लिए है जिनका एक्सपायर हो गया है, या जिनका जो है जिन्होंने आज तक बनवाया ही नहीं है, ये उनके लिए है प्रोविजनल वाला। मैंने ग्रुप के अंदर रीन्यूअल पीवीएमसी के सर्टिफिकेट के लिए सारी इंफॉर्मेशन दी है, 4-5 बार मैंने जो है वो डेली बेस पे बल्कि उसको रीसेंड करता हूँ। कुछ तो ग्रुप मेंबर्स को जो इससे रेलेवेंट नहीं है इसमें अप्लाई किया, उनको बल्कि बुरा भी लगता होगा कि सारे एक ही इंफॉर्मेशन शेयर किए जा रहे हैं। तो या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप, अगर मेरे ग्रुप में नहीं है तो मैं आपको जो है वो उसका प्रोसीजर शेयर कर दूंगा कि किस तरह से करते हैं। अच्छा, इसके बाद जी, आई वॉन्ट टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पोस्ट एप्लीकेशन, जहाँ एक्सपीरियंस ऐड करना, उधर आपकी इंटर्नशिप एंड प्राइवेट सेक्टर जॉब का एक्सपीरियंस ऐड करना, लाइक जॉब एट सम क्लिनिक और रनिंग योर ओन क्लिनिक। नहीं जी, इनका ऐसा जरूरत नहीं है, ये तो जो है ना चलता तीर पकड़ने वाली बात है।
कि क्योंकि जो चीज आपने वहां पे मेंशन कर दी, फिर इंटरव्यू में वो उससे क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है सारा इंटरव्यू उसी पे चलना आपका शुरू हो जाए, और उसके कुछ ना मार्क्स हैं ना कुछ है। वो आप प्राइवेट काम अपना, या वो जब मांगे ही नहीं, डीवीएम की डिग्री मांगी है 17 ग्रेड के लिए, उन्होंने जो मांगा है रेलेवेंट एससीसीपी रजिस्टर्ड है तो मेंशन करें, अदरवाइज वो आपका टेस्ट पास होगा तो भी आपको फिर वो निकाल देंगे, आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे। तो अगर प्राइवेट एंटिटीज वो बाकी चीजों का है, करना चाहें वो कर लें, फिर उस पर ग्रिप हासिल करें इंटरव्यू में, वरना टफ टाइम मिलता है। वो उस चीज से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं। 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू होता है, बाकी चीजों की तरफ वो आते नहीं, वो एक ही चीज पूछ के आपको कहते हैं ठीक है जाए। अगर एक एमसीक्यू गलत हो जाए, गलती से गलत हो जाए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है मुबशर अफजल, कि एक एमसीक्यू हो गया आपका गलत, गलती से गलत हो गया, आपको बाद में एहसास हुआ कि यार मैं तो क्वेश्चन नंबर 25 हल कर रहा था, 26 वाला बबल फिल हो गया और गलत फिल हो गया। तो ये ओपिनियन सामने आता है कि चारों बबल फिल कर रहे हैं, उस क्वेश्चन के चारों बबल फिल कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्योंकि कंप्यूटर भी एक दफा परेशान हो जाएगा, कंप्यूटर चेक करता है, वो घूम जाएगा ये हुआ क्या है मेरे साथ, चारों ही फिल है। ये ओपिनियन है एक, और मैंने भी ये सुना है। अब मैं पेपर तो चेक नहीं किया कभी, या इस तरह का कंप्यूटर ही चेक करता है, लेकिन जब आपको पता है कि वाकई गलत हो गया है आपका 100%, तो आप ये ठीक है चारों फिल कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ही गलत है ना, अब आपने बचना है नेगेटिव से। तो आप चारों को फिल कर रहे हैं, एक ओपिनियन ये वाकई मौजूद है कि फिर आपका वो रीडर के अंदर नहीं आता, और आपका जो है ना वो नेगेटिव बच जाता है। एमसीक्यू को अगर आप छोड़ आते हैं, अगर कोई नहीं आता आपको, फिर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यही मैंने शुरू में बताया कि मेरी अपनी स्ट्रेटेजी ये है, मैं 80 से 85 एमसीक्यू हमेशा करके आता हूँ। ऊपर के जो 15-20 एमसीक्यू जो कभी ना कभी देखे ना कभी सुने होते हैं, उनको मैं टच नहीं करता। या एमसीक्यू बहुत आसान है, ऑप्शन बहुत क्लोज है, उसको भी मैं टच नहीं करता हमेशा। ये ड्यूरिंग द सेशन में आपको सिखाऊंगा भी, इस तरह के एमसीक्यू दिखाऊंगा भी, कि क्वेश्चन समटाइम आसान होता है, उसके ऑप्शन मुश्किल होते हैं। क्वेश्चंस हमेशा ही बल्कि यूं ही होगा, आप देखेंगे पेपर में, पेपर आसान होता है, जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं। आंसर असल पिक करना असल हुनरमंदी है। ठीक है। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था, शीप का जो है वो कब प्यूबर्टी में आती है, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 12 महीने। अब उसकी रेंज है 7 से 12, रेंज है 7 से 12। अब सारे ही आगे बीच में, आपको आता भी है, नो एग्जैक्ट होता है वैसे, आता भी है, लेकिन आप कंफ्यूज भी हो गए कि इतना क्लोज। अब यहाँ पे एग्जामिनर ने जिस सोर्स को पढ़ा, उसने तो उसके अकॉर्डिंग की सेट करनी है। तो ऐसा अभी आया था, ये मैं स्किप कर आया था, इस तरह के कई होते हैं। तो ऐसे मेरा ये मानना है कि ऐसे को स्किप कर देना चाहिए, बशर्त ये कि पीछे जो पेपर आपका बचा 80 या 85 नंबर का, वो आपको आता भी हो। ले जी, मेरा ख्याल है क्वेश्चन सबके एंड हो गए। चले, किसी का अनएड्रेस क्वेश्चन रह गया हो, मैं ना पढ़ सका हूं, ऊपर किया हो, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से तो मैंने सबको एड्रेस कर दिया क्वेश्चंस को। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन जो है वो रह गया है, तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। हो सकता है मैं पढ़ ना सका हूं, रह गया हो। वेलकम जी, थैंक यू। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? जी थैंक यू, आप लोगों का भी टाइम देने का जी शुक्रिया। थैंक यू सफदर। चलें, आप लोगों का भी शुक्रिया जी, इतना टाइम दिया, इतना टाइम सुनना आज के दौर में बड़ा मुश्किल काम है, मैं समझ सकता हूँ। तो अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो, तैयारी करें अच्छे से, और रिजल्ट अल्लाह ताला पे छोड़ दें जी। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।